जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछी जाने वाली है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में A to Z पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ, एकदम डीप नॉलेज। तो आपको जब तक ये सारी बातें नहीं पता रहेगा तो आप कैसे सीखोगे, आप कैसे समझोगे। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह का क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है। जहां भी सिद्धांतों का प्रयोग होता है, जहां भी नियमों का प्रयोग होता है, वो जो है अपने आप में साइंस हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। तो किसी भी चीज को करने की जो प्रक्रिया है ना, करने का जो तरीका है ना, उसी को परिपाटी कहते हैं। तो लेखांकन की भाषा है, तो भाषा को समझने के लिए व्याकरण चाहिए। तो इसी तरह हमें अगर लेखांकन को समझना है तो इसका भी व्याकरण चाहिए। और इसका व्याकरण क्या होगा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, आपका अपना लेखा शास्त्र। और क्लास 11th वालों, आप लोगों के लिए ये जो सीरीज है, वन शॉट सीरीज, इसका ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। और स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी ही पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आपको जर्नल पे ले चले, डायरेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे ले चले। और बेसिक थ्योरी जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के बेसिक नॉलेज के लिए, अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर उसको आपके ऊपर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी चीजें आपके पूरे के पूरे इस कॉमर्स की जर्नी में, यानी आप जब तक कॉमर्स के साथ जुड़े हो तब तक जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिस जिस चीजें का बार बार आगे चल के आपको रेफरेंस मिलता रहेगा, बार बार इसके बारे में बोला जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम आपको जरूर इस पूरे बैच के अंदर पढ़ाएंगे। यानी इस वन शॉट वाले सीरीज के अंतर्गत, पेस स्ट्रीट बोर्ड के अंतर्गत हम जरूर आपको पढ़ाएंगे सारी की सारी चीजें। आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लास 11th में ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके साथ साथ आपके इन फ्यूचर इसका यूज न्यूमेरिकल्स में भी होता है कभी कभी, या किसी बात को समझाने में भी इसका यूज होता है उदाहरण के तौर पे। तो आपको जब तक ये सारी बातें नहीं पता रहेगा तो आप कैसे सीखोगे, आप कैसे समझोगे। फिर बोलोगे सर हमने 11th नहीं पढ़ा, सर हमने 11th में नहीं पढ़ा था। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सीखने में आपको प्रॉब्लम हो जाता है और थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो वो कभी जिंदगी में हो ना, वो सारी की सारी बातें आपको पता रहे जो आपके लाइफ में आने वाली है और जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछी जाने वाली है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में A to Z पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ, एकदम डीप नॉलेज के साथ। ठीक है। तो ये भी चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो जाहिर सी बात है थ्योरी का चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है उतना लंबा नहीं जाएगा जितना लेक्चर्स को जाना चाहिए। आराम से 2 घंटा 2.5 घंटा के बीच पहले भी ये जो है कंप्लीट हो सकता है। यानी जैसा पहला चैप्टर जितना देर चला था उतना ही देर लगभग ये भी चैप्टर का जो है अपना ये वीडियो होने वाला है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है आज चैप्टर 2 के तौर पर। आप इस वन शॉट के अंदर क्या देखने वाले, क्या सीखने वाले, तो चलो भाई देखो। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है लेखांकन सिद्धांत। तो जब जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसका अर्थ जानते हैं कि भैया है क्या है। उसको जानेंगे तभी जाके ना हम आगे चीजों को समझ पाएंगे। तो लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं, उनका अर्थ समझेंगे। लेखांकन सिद्धांतों की अपनी प्रकृति क्या है वो जानेंगे। लेखांकन के सिद्धांतों की अपनी आवश्यकता और महत्व क्या है ये समझेंगे। और लेखांकन सिद्धांतों की अपनी विशेषताएं क्या है, ये सारी की सारी बातों को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा भी लेखांकन सिद्धांत की और भी बहुत सी बेसिक चीजें जैसे सीमाएं क्या, ये सब भी जानेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर का एकदम समझ लो सबसे मजबूत पार्ट है, जिसको हाफ ईयरली में जरूर पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आगे इसका रेफरेंस बार बार जरूर मिलता रहता है, वो क्या है, अवधारणाएं। लेखांकन के अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये आपको जरूर जानना है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर के पूछते हैं, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के, 6 नंबर के, 10 नंबर के, जिस भी तरह के क्वेश्चन है, यानी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह का क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग इस टॉपिक को भी पूरा डिटेल के साथ समझेंगे। अवधारणाएं बहुत ढेर सारा है। लॉन्ग में जो है या तो सभी अवधारणाओं के बारे में या 6 से 8 अवधारणाओं के बारे में जरूर पूछता है। ठीक है, शॉर्ट में किसी एक अवधारणा के बारे में या 2-4 अवधारणा के बारे में पूछ लेगा। वेरी शॉर्ट में किसी एक अवधारणा का जो है डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा चैप्टर पक्का मान के चलो, पक्का एकदम मान के चलो कि इससे आपके हाफ ईयरली में जो है एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। ठीक है, तो चलो भाई चैप्टर को स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज्यादा चाहिए, जैसे हमने बोला ना कि इसमें हम वो सारी की सारी बातों को जरूर लेकर चलेंगे जो आपके हाफ ईयरली में, जो आपके एग्जाम, इन सब चीजों में कवर होने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे चाहिए उनको ना वन शॉट नहीं चाहिए, लेक्चर वाइज जो है पूरा का पूरा पीरियड चाहिए। और उसके साथ साथ इनको एकदम डीप में जाकर के पढ़ना है और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट तो पढ़ना है, ओवरऑल सारे के सारी चीजें पढ़ना है जो बुक में है, सब चीज के बारे में नॉलेज चाहिए। क्योंकि देखो इस चैप्टर में बस अवधारणाएं तक नहीं, मान्यताएं, प्रथाएं और अकाउंटिंग जो है स्टैंडर्ड, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत है
है ना बात। तो वो सारी की सारी चीजें हम वन शॉट में नहीं ले रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को बहुत सी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो उनके लिए जो है एक ऑफर है क्या भाई, हम लोगों का अपना जो है ना, हम लोगों का अपना जो है एक बैच चल रहा है, जिस बैच का नाम क्या है, जिस बैच का नाम है उदय स्टेट बोर्ड 2026 का क्लास 11 का कॉमर्स बैच, जिसका पहले नाम था क्या, आरंभ। ठीक है, ये बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप इसमें जो है ले सकते हो एडमिशन। और इस बैच में क्या होने वाला है, इस बैच में होने वाला है हमारा अपना लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली टेस्ट, डीपीपी एंड प्रैक्टिस टेस्ट, डाउट सपोर्ट सिस्टम, और साथ ही साथ क्लास नोट्स भी। ये सब कुछ आपको जो है मिलने वाला है इस बैच में। लेक्चर वाइज पीरियड, मतलब लेक्चर वाइज सारे के सारे जो है क्लासेस मिलेंगे, यानी एक चैप्टर में कई लेक्चर्स होंगे, कई खंड में बटे रहेंगे, और छोटे छोटे जो है लेक्चर में आपको जो है सारी बातें पढ़ाया जाएगा, एकदम डीप में उतर के सारी बातें पढ़ाया जाएगा, ढेर सारे प्रैक्टिस होंगे, डीपीपीस भी मिलते रहेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी होंगे, है ना बात। यानी पढ़ो भी, प्रैक्टिस भी करो, याद भी करो, सब कुछ इसमें है। ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें आपको कितने में मिलेगा, ये सब कुछ चीजें आपको मिलेगा 2499 रुपए में। तो आप इसमें जा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे इससे भी ज्यादा चाहते हैं, है ना बात। कुछ लोग होते हैं ना, कम से उनका संतुष्टि नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए होता है। तो जो बच्चे प्रो टाइप के होते हैं, एडवांस टाइप के होते हैं, बहुत पढ़ने वाले होते हैं, एकदम हर तरह की चीजें जानना चाहते हैं, कई बार पढ़ना चाहते हैं साल भर में, उन बच्चों के लिए क्या है, उन बच्चों के लिए उदय प्रो स्टेट बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स 2026 का बैच है, जो आरंभ नाम से पहले हुआ करता था, आरंभ प्रो नाम से, वो बैच आपके लिए है। अब इस बैच में क्या है, इस बैच की प्राइस आपको जो है 4499 रुपए में मिलेगा। लो भाई, इससे इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है। और ये प्रो क्या है भाई, प्रो क्या है, कुछ तो होगा। तो प्रो में क्या है, प्रो में आपको उदय बैच के अलावा, यानी इस बैच का तो एक्सेस मिल ही जाएगा जो यहां पर है, इसके अलावा आपको इस साल जितने क्लास 11 के बैच स्टार्ट होंगे, जैसे 2.0 स्टार्ट होगा, एग्जाम बूस्टर बैच स्टार्ट होगा, इस प्रकार के जितने भी बैचेस स्टार्ट होंगे, वो सारे के सारे बैचेस के एक्सेस आपको मिल जाएंगे। यानी एक बार पेमेंट करो, सभी बैचेस में आप एनरोल हो जाओगे, सब बैच में आपके जो है एडमिशन हो जाएगा, और सभी बैच में आप आराम से जो है बढ़िया से पढ़ सकते हो। यानी आप एक साल में 2-3 बार 3-4 बार पढ़ करके अपने रिवाइज कर सकते हो, बढ़िया से पूरी कॉन्सेप्ट को कई बार दिमाग में बैठा सकते हो। तो ये हो गया। तो इन दोनों बैचेस के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, आपको लेना हो तो ले सकते हैं। और इसके बाद क्या है, और इसके बाद हमारा जो है परिश्रम बिहार बोर्ड जो है 2026 क्लास 12 कॉमर्स, जिसका नाम पहले कौटिल्य होता था, ये बैच है। अब ये क्या है, तो वो बैच तो क्लास 11 का था, लेकिन अगर कोई बच्चा क्लास 12 वाला है तो वो ये बैच ले सकता है। अगर वो बिहार बोर्ड के सिलेबस से उसका सिलेबस मैच करता है तो वो बिहार बोर्ड का ये बैच ले सकता है। दोनों में कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम है। मतलब क्या है, अगर आप जो है सिंपल बैच लेते हो तो 2499 रुपए में मिलेगा, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, मतलब वही सारे के सारे फीचर्स जो आपको उदय बैच में है, वही सारी की सारी चीजें मिलेगा। और उसके साथ इसका भी प्रो वर्जन है 4499 रुपए में, यानी यही आने वाले जितने भी बैचेस उसका एक्सेस मिलेगा। लेकिन जानते हो इसमें एक प्लस पॉइंट और है, अगर आप क्लास 12 में रहते तो प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि इस बैच को लेने से आपको ना जो सीयूटी एग्जाम होता है क्लास 12 के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो सीयूटी एग्जाम होता है, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। एक बार पेमेंट करो, पूरी साल भर की छुट्टी, ठीक है। तो ये बात हो जाएगा। और इसी तरफ यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा परिश्रम यूपी बोर्ड 2026 क्लास 12 का कॉमर्स जो बैच है, जिसका नाम पहले कौटिल्य होता था, अगर आपका सिलेबस यूपी बोर्ड से बहुत मैच करता रहता है तो आप जो है ये बैच ले सकते हो, ठीक है। और इस बैच में भी सेम बिहार बोर्ड की तरह जो है यहां पर जो है 2499 का सिंपल बैच है, और प्रो बैच जो है 4499 रुपए का, और इसमें भी आने वाले सारे बैचेस प्लस सीयूटी उसके भी एक्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैचेस है। तो चलो हम लोग जो है ये सभी चीजों को जान गए, लेकिन एक और गुड न्यूज दे दें। एक और बात ये है कि जो आप लोग यहां पे पढ़ रहे हो ना, ये जो चैप्टर हम आज आपको पढ़ाएंगे ना, क्या लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, ये तो हम क्लास दे ही रहे। अब होता क्या, बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसके बाद बच्चे को जो है नोट्स चाहिए होता है कि सर नोट्स भी मिल जाता है, सर जो आपने पढ़ाया वो मिल जाता है तो हम लिख करके उसको याद कर पाते हैं, हम अपने पास रख करके उसको याद कर पाते हैं, अच्छे से उसको दोबारा से पढ़ करके रिवाइज कर पाते हैं। ये भी तो डिमांड होता है। तो इस डिमांड के लिए आपको क्या है, आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो है ना PW के ऐप पर जाना है या फिर pw.live वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर सर्च करना है पेस स्टेट बोर्ड 2026 बैच, ठीक है। जब पेस स्टेट बोर्ड 2026 का कॉमर्स का बैच आप देखोगे तो वहां आपको जो है ना उस बैच का फीस है कितना, 0 पैसा ही नहीं है, फ्री है सबके लिए। तो उस बैच के अंदर आप जाओगे और इनरोल हो जाओगे फ्री में, एक भी रुपया नहीं लगना है, एक भी रुपया नहीं लगना है, ठीक है।
50 पैसा भी नहीं लगना है, बात समझे। तो आप उसके अंदर इनरोल हो जाओगे और इनरोल होने के बाद जो है उसमें जाने के बाद उसमें एडमिशन लेने के बाद उसके बाद क्या होगा, आपको जो है टाइम टू टाइम जो लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वाईटी पे वन शॉट, वही लेक्चर्स वहां पे भी मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप उसको दोबारा से तिबारा से चौबारा से जितनी बार उतनी बार देखो, वो भी बिना ऐड के, बिना कोई परेशानी के, ठीक है। और उसके साथ साथ उसी लेक्चर का साथ में बगल में नोट्स भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उस पूरे बैच का नोट्स भी ले सकते हो जो हमने आपको यहां पे पढ़ाया, समझे। तो फ्री में भी इतनी बातें हैं, है ना बात, फ्री में भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, एकदम जबरदस्त तैयारी हो सकती है, बात समझे। तो चलो अब हम लोग जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सारी बातें हमने आपको बता दिया, तो लेक्चर की स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या, लेखांकन सिद्धांत, आखिर में उसका अर्थ क्या होता है, लेखांकन सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो आपने जो फर्स्ट वाला चैप्टर था उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बात पढ़ा था, क्या कि लेखांकन जो है ना वो कला एवं विज्ञान दोनों है, पढ़ा था ना। लेखांकन जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। तो हमने क्या बताया था, लेखांकन विज्ञान क्यों है, तो लेखांकन विज्ञान इसलिए है क्योंकि लेखांकन के अंतर्गत नियम एवं सिद्धांत लागू होते हैं। जहां भी सिद्धांतों का प्रयोग होता है, जहां भी नियमों का प्रयोग होता है, वो जो है अपने आप में साइंस हो जाता है, विज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। लेकिन अब बात करते हैं लेखांकन का सिद्धांत वो क्या है, तो साइंस के सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि इसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इसका सिद्धांत क्या, एक्सपीरियंस से जन्म लिया सिद्धांत है। कोई चीजें होता है, देखो, करते करते एक्सपीरियंस जब बटोरो और उसको जो है सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दो, तो वो भी सिद्धांत बन जाता है, जब से बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कैसा है लेखांकन का सिद्धांत, क्या है लेखांकन का सिद्धांत, चलो इससे जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं लेखांकन सिद्धांतों का अर्थ। इसमें क्या लिखा है, लेखांकन के सिद्धांतों से आशय लेखाकार या लेखापाल द्वारा वित्तीय विवरणों एवं लेखों को तैयार करते समय प्रयोग किए जाने वाले नियमों से है। उचित लेखे तैयार करते समय लेखाकार को इन नियमों का पालन करना पड़ता है और वर्षों के अनुभव, प्रयोग एवं आवश्यकता के आधार पर लेखांकन पेशे ने कुछ निर्देशों या नियमों को विकसित किया है, जिनका उपयोग व्यवसायिक लेन देनों या व्यवहारों को लेखाबद्ध करने और आय विवरण यानी लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा के रूप में उनके प्रस्तुतिकरण में मानक या प्रमाप के रूप में किया जाता है। इन्हीं निर्देशों एवं नियमों को लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। ये पूरा एकदम एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, एकदम बढ़िया, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। अगर आपने इतना याद कर लिया तो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। तो अगर हम इसको एकदम आसान शब्दों में तोड़े तो लेखांकन सिद्धांत क्या है, लेखांकन सिद्धांत एक नियम है, ठीक है। लेखांकन सिद्धांत क्या है, नियमों का एक समूह है, निर्देशों का, दिशा निर्देशों का एक समूह है, जिसका प्रयोग लेखापाल, लेखापाल कौन होता है, जो लेखाकार भी जिसको कहते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, वो लोग व्यवसायिक व्यवहारों को यानी व्यवसायिक सौदों को अपने लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए करते हैं, समझे। अब ये नियम और सिद्धांत कैसे जन्म लिए, तो ये नियम और सिद्धांत जन्म लिए कैसे, ये नियम और सिद्धांत जन्म लिए वर्षों के अनुभव से, प्रयोग करने से और आवश्यकता के अनुसार, और जैसी आवश्यकता बनती जाए इसके अनुसार देख देख कर वही बनाया गया। और इस नियम और सिद्धांत को कौन बनाया, तो पेशेवर लोग, जो भी अकाउंटिंग के प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो लोगों ने जो है इसको विकसित किया है ना बात समझे। तो लेखांकन का सिद्धांत क्या है, लेखांकन का सिद्धांत वह निश्चित नियम एवं दिशा निर्देश है जिसका प्रयोग करके लेखापाल अपने लेखांकन व्यवहारों को लिखता है, करता है, ठीक है। समझ में आ गया बात। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है लेखांकन सिद्धांतों को कई नामों से जो है, विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे संकल्पनाएं यानी कॉन्सेप्ट, परंपराएं यानी कन्वेंशन, स्वयं सिद्ध मान्यताएं, स्वीकृत, और क्या है, स्वीकृत मान्यताएं, स्वीकृत तथ्य, ठीक है, स्वीकृत तथ्य, मान्यताएं या परिकल्पनाएं, ठीक है, इन सब के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारा लेखांकन सिद्धांत जो है इस प्रकार से कई नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें आपको मुख्य रूप से हमने बोला ना, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम लोग को क्या पढ़ना है, अवधारणाओं के तौर पर पढ़ना है। लेखांकन सिद्धांत, ये सारी चीजें लेखांकन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगर शब्दों पे जाओगे तो सबका अर्थ अलग अलग निकलता जाएगा, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, अवधारणा के बारे में पढ़ना है, उसको जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते समय हमें पता चला कि लेखांकन सिद्धांत की अपनी कुछ परिभाषाएं भी दिया हुआ है। देखो अर्थ से काम तो होता नहीं, कुछ परिभाषाएं भी जान लेते हैं। परिभाषाओं से क्या होता है, किसी एक राइटर का, किसी एक विद्वान का विचारधारा भी पता चल जाता है। और जब भी हमें लॉन्ग आंसर लिखना रहता है तो हम केवल अर्थ लिख करके काम नहीं चलाते हैं, हम लोग को अर्थ के साथ एक परिभाषा जरूर लिखना पड़ता है। परिभाषा हमेशा क्या होता है, हमेशा किसी ना किसी विद्वान का होना चाहिए। जैसे यहां पर परिभाषा क्या है, यहां पर परिभाषा है R.N. एंथोनी, ठीक है। R.N. एंथोनी ने क्या बोला है परिभाषा के बारे में, तो लेखांकन के नियमों एवं प्रथाओं को ही सामान्यतः लेखांकन का सिद्धांत कहा जाता है। लेखांकन के जो नियम एवं मान्यताएं और प्रथाएं हैं वही मुख्य रूप से क्या है, वही आपका
लेखांकन सिद्धांत है। धन्यवाद। चलो अब इन सभी बातों से संक्षेप में लेखांकन सिद्धांत का यहाँ पे अर्थ है, वहां पे लंबा सा अर्थ है, यहाँ पे जो है संक्षेप में अर्थ क्या बोला है लेखांकन सिद्धांतों से अभिप्राय उन समस्त नियमों एवं मान्यताओं से है जिनसे प्रचलित परिपाटियों का स्पष्टीकरण होता है। अब प्रचलित परिपाटी, कभी कभी क्या होता है हिंदी बड़ा कठिन हो जाता है। परिपाटी का मतलब क्या होता है? परिपाटी का मतलब होता है एक तरह से कह लो एक्शन या क्रियाएं। आप जिस तरह से काम कर रहे हो ना, उस काम करने के तरीके को परिपाटी कहते हैं। बात समझे कि किस प्रकार से काम हो रहा है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमें आपको लाइव पढ़ाना रहता है तो क्या होता है, हम लोग को ये सारे के सारे स्टूडियो के सिस्टम को ऑन करना पड़ता है, फिर उसके बाद इस पैनल के अंदर नोट्स लगाने पड़ते हैं, फिर आकर के सामने कैमरे के सामने आपको पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो तरीका हम जो ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस ना, इसी को हम परिपाटी कहेंगे। तो किसी भी चीज को करने की जो प्रक्रिया है ना, करने का जो तरीका है ना, उसी को परिपाटी कहते हैं। बात समझे? अब यहां पे समझो, परिपाटी की जगह ये दिमाग में रख के समझो। तो बोला क्या, लेखांकन सिद्धांतों से अभिप्राय उन समस्त नियमों मान्यताओं से है जिनसे प्रचलित परिपाटी, यानी जिससे जो तरीका, प्रचलित तरीका जो था, जिस तरह से लेखांकन होता है, ठीक है, का स्पष्टीकरण होता है। यानी लेखांकन का जो तरीका उसका स्पष्टीकरण होता है, ठीक है। परिपाटी एवं तरीकों के चयन में सहायता मिलती है। और परिपाटी यानी किस प्रोसेस से लेकर के चलना है और जो तरीका लेकर के चलना है, उसके चयन में क्या होता है, सहायता मिलता है कि भैया ऐसे करना है। और जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों को तैयार करने में किया जाता है। और इन सारी चीजों का प्रयोग वित्तीय विवरण तैयार करने में किया जाता है। अब ये वित्तीय विवरण क्या है? जब हम लोग लेखांकन करते जाते तो सबसे आखिरी स्टेप जो होता है वो वित्तीय विवरण होता है। वित्तीय विवरण में लेखांकन में क्या करना रहता है, अपने व्यापार का शुद्ध लाभ, यानी व्यापार ने कितना लाभ कमाया या उसको हानि हुआ, वो पता चलता है। और व्यापार की वित्तीय स्थिति यानी व्यापार की कितनी संपत्तियां, कितने दायित्व, इसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो ये बात होता है, तो उसको तैयार करने में सहायता मिलता है लेखांकन सिद्धांत से। तो जाहिर है कि लेखांकन सिद्धांत लेखांकन तकनीक, व्यवहार एवं प्रक्रियाओं को विकास को शासित करता है। यानी लेखांकन सिद्धांत क्या करता है, लेखांकन की जो तकनीक है, उसका जो व्यवहार है और उसकी जो प्रक्रिया है, इसको विकास करने में शासित करता है। शासित मतलब जो शासन करता है वही ना, उसी के निर्देश से सारे काम हो रहे हैं ना, तो ये शासन करता है, यानी इसी के निर्देश से सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार से लेखांकन सिद्धांत जो है ना, एक सामान्य दिशा निर्देश है जिसके तहत हमें कार्य करता है। जैसे हम लोग सड़क पे जब चलते हैं तो हमें पता है किधर से चलना है, बाएं तरफ से चलना है। ये सामान्य दिशा निर्देश है कि हमें बाएं तरफ से चलना है, ठीक है। बाएं तरफ से चलने का अपना एक नियम है, उसी के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं, सब लोग बाएं तरफ से चल रहे हैं। उसी तरह लेखांकन के सिद्धांत भी एक सामान्य दिशा निर्देश है जिसके तहत सारे के सारे अकाउंटेंट अपना लेखांकन करते रहते हैं। धन्यवाद, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अब हम लोग बात करते हैं लेखांकन सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं उन सबका अर्थ देख लेते हैं। बहुत ढेर सारे शब्द हैं, है ना बात। तो लेखांकन सिद्धांतों के लिए जो भी प्रयुक्त शब्द है उन सबका अर्थ देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, संकल्पना या अवधारणा। इसी को हम लोग को पढ़ना है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका अर्थ देखो, क्योंकि इनसे रिलेटेड ना वेरी शॉर्ट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो संकल्पना या अवधारणा शब्द से तात्पर्य उस आवश्यक परिकल्पना अथवा मूलभूत सैद्धांतिक विचार से जो लेखांकन के अभ्यास के लिए आधारभूत होता है। यानी संकल्पना क्या है, सबसे बेस है, सबसे आधारभूत विचार है, जिस आधारभूत विचार के हिसाब से हमारा लेखांकन करना है। एक एकदम सोच होता है ना, मतलब किसी भी चीज को करने से पहले कुछ एक बेसिक सोच होता है ना, सबसे पहले आने वाला जो थॉट होता है ना, वही होता है। उसी तरह लेखांकन जब करना रहता है तो लेखांकन का सबसे बेसिक जो नियम है, सबसे बेसिक जो तरीका है, वही हमारा अवधारणा बन जाएगा। जैसे क्या, सबसे एक बता दे रहे हैं, जैसे एक मुद्रा माप की अवधारणा। मुद्रा माप की अवधारणा क्या कहता है कि जिस भी चीज को मुद्रा में मापा जा सकता है उसी को लेखांकन में शामिल किया जाता है। अब हम लोग जब लेखांकन करेंगे तो इसी आधार पर करेंगे कि भैया जो जिस चीज को मुद्रा में नाप सकते उसको लिखेंगे, जिस चीज मुद्रा में नहीं नाप सकते उस चीज को लेखांकन में शामिल नहीं करेंगे। तो ये बेसिक जो होता है ना, वही हमारा क्या होता है, वही संकल्पना हो जाता है। उसके बाद परिपाटी या प्रथाएं। अब ये परिपाटी या प्रथाएं क्या होता है, तो परिपाटी या प्रथाएं शब्द से तात्पर्य लेखा विवरणों के प्रस्तुतिकरण का निर्देशक परंपराओं या रीति रिवाजों से है। अब हमने परिपाटी का मतलब क्या बोला था कि जो प्रक्रिया जिस तरह से चला उसको परिपाटी कहते हैं, चलने का करने का तरीके को परिपाटी कहते हैं। यही बात बोल रहा है कि परिपाटी या प्रथाएं भी क्या होता है कि भैया ऐसे होते आ रहा तो ऐसे ही कर ही जाएंगे, है ना। प्रथाएं यही होना ना, आपने बहुत से प्रथा सुना होगा जो पहले से चलते आ रहा था तो उसी को लोग अपनाते चल रहे हैं, है ना बात। जिसमें बहुत सी जो कुप्रथाएं थे उसको लोगों ने, समाज ने उसको दूर भी किया अपने साथ, है कि नहीं बात। तो उसी प्रकार से लेखांकन की भी अपनी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ परिपाटियां हैं। जैसे बोला है कि इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि लेखांकन किस तरह से करना है, यानी वित्तीय विवरण के लिए खासकर आता है कि विवरणों को, जो भी लेखांकन में जो विवरण प्रयोग होते हैं, वित्तीय विवरण प्रयोग होते हैं, वो कैसे बनाना है, उसको कैसे प्रस्तुत करना है, यानी लिखने का क्या तरीका है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है।
उसकी परंपराएं और रीति रिवाज इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसकी परंपराएं और रीति रिवाज इसके अंतर्गत आता है। डन बात। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है क्या, लेखांकन की स्वयं सिद्ध मान्यताओं का आशय। एक ये भी है, ठीक है, एक ये भी हेडिंग है, लेखांकन की स्वयं सिद्ध मान्यताएं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब ये क्या है, नाम से समझ सकते हो कि लेखांकन की स्वयं सिद्ध मान्यताएं, यानी इसमें क्या हो गया, लेखांकन की स्वयं सिद्ध मान्यताओं से आशय ऐसी मान्यता से है जो स्वयं सिद्ध होती है, यानी जो सबके द्वारा स्वीकार की जाती है और इनके सही होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेखांकन के सिद्धांत इन्हीं पर आधारित होते हैं। लेखांकन की कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, जिसको नहीं मानना है उसके लिए कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यही जो मेन मान्यता है, इसी के आधार पे हमारा पूरा पूरा लेखांकन के जितने भी सिद्धांत वगैरह है, इन्हीं यही मेन बना है, इसी के ऊपर सारी की सारी चीजें टिकी हुई हैं। ठीक है, चलो बात डन है, आगे देख लो। अब बात करते हैं लेखांकन के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रकृति को एक तरह से आप विशेषता के तौर पे भी समझ सकते हो। अगर आप प्रकृति याद कर लियो और ऑप्शन में मान लो कि और विशेषता आपको याद नहीं और पूछ दिया लेखांकन की विशेषताएं बताइए, तो आप प्रकृति को भी अगर वहां पे लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा मिलेगा, लेकिन एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा ही मिल जाएगा। और अगर आपने विशेषता याद कर लिया है और प्रकृति आ गया, तो आप विशेषता याद किया, प्रकृति आ गया, तो प्रकृति की जगह पे विशेषता को भी लिख सकते हो और वैसे ही यहाँ पर एवरेज मार्किंग से थोड़ा सा ज्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक भी याद कर सकते हो और एकदम पूरा फुल मार्क्स चाहिए तो आप दोनों याद कर लो। ठीक, होता क्या, लेखांकन की प्रकृति में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि मनुष्य द्वारा निर्मित। जो हमारा ये लेखांकन का सिद्धांत है ना, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, कोई और नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। ठीक है, भगवान ने नहीं बना के भेजा है, ऊपर वाले ने नहीं बना के भेजा है, बल्कि क्या है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। मनुष्य ने इस चीज को अपने हिसाब से सोच समझ के बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो हमारी नेचुरल क्रिया है, जो हम अपने आप करते हैं, कोई सिखाता नहीं है ना बात, कोई सिखाता नहीं, कोई करने का तरीका नहीं बताता है। जैसे मम्मी जो है खाना खाना बताती है कि भैया सीधे हाथ से खाओ, ये सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन खाना खाना है ना, और सारे जानवर खाते हैं ना, ये कौन सिखाया उनको, ये प्रकृति ने सिखाया कि भूख लगेगा तो खाना खाना है। ठीक है, तो क्या चीजें, कुछ चीजें प्रकृति ने सिखाया है और कुछ चीजें इंसान खुद से सीखता है, मानव निर्मित कुछ चीजें होती है। तो यहां पे जो सिद्धांत है वो क्या है, वो मनुष्य द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है। यानी लेखांकन के जितने भी सिद्धांत है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। इनकी सत्यता की जांच प्रयोगशालाओं में अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह नहीं की जाती। दूसरी बात यह है कि जैसे विज्ञान के सिद्धांत क्या होता है, उनको चैलेंजेस मिलते हैं और चैलेंजेस को प्रूफ करने के लिए वो प्रयोगशाला में उसको प्रूफ करके हैं। लेकिन लेखांकन के सिद्धांत का, आपने लेखांकन का कभी कोई प्रयोगशाला देखा है क्या? नहीं ना। हम हमेशा से एक बात बोलते चलते हैं कि हमारा जो कॉमर्स है ना, वो इतना अद्भुत सब्जेक्ट है, इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है कि इसका प्रयोगशाला पूरी की पूरी दुनिया है। आप अपने अगल बगल पूरी दुनिया में इसको प्रयोग कर सकते हो। तो उसी तरह से लेखांकन का सिद्धांत जो है, इसका प्रयोगशाला कोई नहीं है, मनुष्य ने इसको निर्मित किया और ये अपने आप में क्या होता है, अपने आप में इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो लेखांकन सिद्धांत दृढ़ नहीं होते हैं इसी वजह से। अब जो चीज सिद्ध नहीं है, जो चीज सिद्ध नहीं, जो चीज प्रूफ नहीं, वो दृढ़ता के साथ माना नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ा आसान एग्जाम्पल दे रहे हैं, भूत जो होता है ना, भूत पे विश्वास करते हो? तो यहां पे बहुत लोग कमेंट करके बताना कि भूत पे विश्वास करते हो क्या, तो बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ, बहुत लोग बोलेंगे ना। ठीक है, अब वो प्रूफ है क्या साइंटिफिकली, प्रयोगशाला में सिद्ध हुआ है भूत? नहीं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो दृढ़ता के साथ इसको स्वीकार नहीं किया गया कि भूत होते हैं, एकदम दृढ़ता के साथ स्वीकार नहीं किया। हालांकि इस पे तमाम मूवीज बन रहे हैं, सारी की सारी चीजें हो रही है और इस पे कई ढेर सारे जो है व्यवसाय खड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दृढ़ता के साथ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ मानते, कुछ नहीं मानते, और लोग जो मानते हैं वो बोलते हैं बेटा जब होगा तुम्हारे साथ तब पता चलेगा, जब देखोगे तब पता चलेगा, है ना बात। तो ये सारी की सारी बातें होती है। तो ये क्या है, इसी वजह से क्या है, ये दृढ़ता के साथ स्वीकार नहीं है। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, जब किसी भी चीज को प्रूफ ना करोगे तो दृढ़ता के साथ स्वीकार कैसे होगा, कैसे स्वीकार होगा, है ना बात। तो यही बात यहाँ भी है कि लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि ये तर्क, अनुभव एवं प्रयोगों पर आधारित होते हैं और बदलती आवश्यकता के अनुसार विकसित होते रहते हैं। लेखांकन के सिद्धांत जो है ना, दृढ़ नहीं है, बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, लोगों के अपने अलग अलग अनुभव से। भाई अलग अलग लोग अलग अलग अनुभव। अब भूत के बारे में ही देखो, तो भूत के बारे में लोग अलग अलग अनुभव बताते हैं ना। कुछ बोलता है कि जो है भूत का शरीर थोड़ी ना परछाई की तरह होता है। ठीक है, कोई बोलता है कि ऐसा दिखने में आता है, वो इंसान की तरह होता है। सब अलग अलग बताते हैं अपने अपना अनुभव से, है ना बात। तो वही चीज है कि जो चीजें सामने एकदम निश्चित तौर पे नहीं है, उसमें ये चीज होना ही है। तो लोग अपने अनुभव से, लोग अपने तर्कों के, लोग अपने प्रयोगों से, इन सब चीजों से अपना
लेखांकन सिद्धांतों में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट डालते रहते हैं। कुछ अलग लेखांकन सिद्धांत बनाएंगे, कुछ अलग लेखांकन सिद्धांत बनाएंगे, सब अपना अलग अलग तरीके से बनाएंगे। और इसके साथ साथ जैसी जैसी आवश्यकताएं बदलती है भाई, हमारा दुनिया जो है परिवर्तनशील है, तो व्यापार भी परिवर्तनशील है। आज से कई सालों पहले जिस तरह से व्यापार होता था सेम उसी तरह से व्यापार होता है क्या आज? नहीं ना, व्यापार करने का तरीका बदला है, व्यापार करने का जो है सिस्टम बदला है, तो जाहिर सी बात है लेखांकन का भी तरीका, लेखांकन का भी सोच बदलेगा। तो वही बात है कि जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती है उनके हिसाब से लेखांकन के सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये दृढ़ एकदम नहीं है। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है कि विस्तृत दिशा निर्देश। अब लेखांकन सिद्धांत क्या है ना, एक बहुत विस्तृत दिशा निर्देश है, डिटेल में सारी बातें हैं कि कैसे लेखांकन को करना चाहिए, उसके ऊपर ये बात होता है। ठीक है, तो सभी व्यवसाय एक प्रकार के नहीं होते हैं, उनकी जो है अपनी लेखांकन पद्धति भी होती है। तो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत किसी विशेष संस्था या परिस्थिति के लिए नहीं बल्कि सार्वभौम रूप से लागू होते हैं। जो हमारे बेसिक जो लेखांकन सिद्धांत है ना, अब खुद ही देखो, हमारे व्यापार के कई प्रकार है। अभी आप बीएसटी जब पढ़ रहे होगे, अभी बीएसटी की क्लासेस जब आपको आगे मिलेंगी तो उसमें क्या व्यवसायिक स्वामित्व का स्वरूप मिलेगा कि व्यवसाय स्वामित्व जो है कई प्रकार के होता है। एकाकी व्यापार होता है, साझेदारी होता है, कंपनी होता है ना बात, संयुक्त साहस होता है, सहकारी समितियां होता है, ऐसे करके कई ढेर सारे आपको मिलेंगे, है ना बात। अब क्या है, इतने प्रकार के जो है संस्थाएं, इतने प्रकार की जो है व्यवसाय है। ठीक है, अब ये सारे के सारे व्यवसाय जो है उनमें सब अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो व्यापार जब इतने प्रकार के हैं तो फिर हर व्यापार के हिसाब से लेखांकन सिद्धांत बनेगा क्या? नहीं। इसीलिए एक ऐसा लेखांकन सिद्धांत बनता है जो हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारा समान स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत बोल सकते हैं, जो समानता, जो जिसको लोग स्वीकार करते हैं, जिसपे पूरा का पूरा परंपराएं, उदाहरणाएं, सारी की सारी चीजें जिसपे टिकी हुई हैं, है ना बात। वो क्या है, वो इस प्रकार से बनाया गया है जो किसी एक विशेष संस्था के लिए नहीं बल्कि सार्वभौम, यानी सभी संस्थाओं पे एक रूपता के साथ लागू होगा, इस प्रकार से उसके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सार्वभौम का मतलब क्या होता है? सभी जगह, यूनिवर्सल, सब जगह, हर व्यापार में हर जगह एक जैसा ही काम करने वाला है। ठीक है, सार्वभौम से लागू होता है क्योंकि एक विस्तृत दिशा निर्देश होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक विस्तृत दिशा निर्देश होता है, ऐसा दिशा निर्देश होता है जो सब पे लागू हो पाए। वस्तुतः समानता का अर्थ सामान्य भाव में, समान भाव में अर्थात कई व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं व्यवहारों से संबंधित होते हैं। लेखापाल इन समान स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय अपने अपने विवेक एवं निर्णय का भी प्रयोग करता है। और लेखापाल यानी अकाउंटेंट जब अपना लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग करता है ना, तो उसका व्यक्तिगत जो सोच होता है, उसका जो व्यक्तिगत अनुभव होता है, उसका भी उसमें प्रयोग होता रहता है। तो वो अपने दिमाग का प्रयोग करते ही लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा क्या है कि सर्वमान्य स्वीकृत नहीं। अभी बोला कि सार्वभौम होता है, समान स्वीकृत होता है, सामान्य स्वीकृत और सर्वमान्य। सर्वमान्य मतलब सभी के द्वारा माना जाना, और सामान्य स्वीकृत का मतलब जनरली जो मानते हैं। अब फिर से हम एग्जांपल वही दे रहे हैं क्योंकि एक एग्जांपल रहेगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे भूत के बारे में कॉन्सेप्ट अगर ले ले तो भूत को क्या होता है ना, है ना बात, मजा आ रहा होगा ना भूत का कॉन्सेप्ट लेकर के, है ना बात। तो भूत को क्या होता है कि समानता लोग मानते हैं, समानता, लेकिन क्या सभी मानते हैं? तो नहीं, सभी नहीं मानते, लेकिन समानता लोग मानते हैं, है ना बात। अच्छा, जो बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं, अगर उनको भी रात के 12 बजे बोल दो कहीं जाने के लिए अकेले सुनसान सड़कों पे, तो उनका भी हालत खराब हो जाएगा, है ना बात। उनका भी एकदम हालत खराब है, डर के मारे थर थर कांपने लगोगे। तो ये बात हो जाता है। तो यही चीज, तो यहां पर भी लेखांकन सिद्धांतों को भी इसी के से कनेक्ट करते हुए समझो कि लेखांकन सिद्धांतों में भी क्या होता है कि वो क्या होता है, वो भी समान स्वीकृत जो है लेकिन सर्वमान्य नहीं है। सामान्य स्वीकृत तो है, यानी अधिकतर लोग तो उसको मानते हैं, अधिकतर लोग उसको मानते हैं, उसको अपने साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन सर्वमान्य यानी सभी एक जैसा, एक बराबर, एक ही तरह से माने, ऐसा नहीं है। ठीक है, सर्वमान्य मतलब सभी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो यही बोला कि लेखांकन एक सामाजिक विज्ञान है और लेखांकन सिद्धांत स्थिर प्रकृति के नहीं होते हैं, जैसे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत होते हैं। जैसे विज्ञान के सिद्धांत एकदम स्थिर प्रकृति के होते हैं, है ना बात। सारे के सारे जो विज्ञान के प्रिंसिपल हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल है, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक जैसा, एक ही तरह से लागू होता है। जो नियम कानून, जो मैथमेटिक्स आप यूज करते हो साइंस में, वही सारे के सारे आप ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाओ, उसी प्रकार से आपको जो है करना रहता है। ठीक है, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वही सारे के सारे नियम लगते हैं, है ना बात। लेकिन जो लेखांकन का सिद्धांत है भाई, वो ब्रह्मांड छोड़ो, वो अपने पृथ्वी पे ही, अगर अपने देश की बात करें तो अपने देश में ही, और पूरे विश्व की अगर बात करें तो हर जगह क्या है, अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। तो बेसिक तो सेम है, लेकिन जब डिटेल प्रिंसिपल की बात होता है तो वो सर्वमान्य है। हर अकाउंटेंट, यहां तक कि हर देश अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से लेखांकन के सिद्धांतों को बदलता चलता है। यही बात यहां पर है। ठीक है, तो लेखांकन का सिद्धांत उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण से प्रभावित होकर निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखो, हर देश की आवश्यकताएं अलग है, उसका लीगलिटी अलग है, वैधानिकता अलग 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 है, उसका सामाजिकता, सोशल यानी समाज भी अलग अलग है, सोसाइटी भी अलग अलग है भाई, हर देश में एक जैसा तो है नहीं।
और आर्थिक वातावरण, है ना बात, हर देश का अपना आर्थिक वातावरण भी अलग अलग चल रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, लेखांकन सिद्धांत जो है अपना अलग अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट है विकसित विकासशील, यानी विकासशील मतलब क्या है, अब आपको पता है विकासशील मतलब क्या, विकास की ओर अग्रसर। लेखांकन सिद्धांत विकासशील है, और किसी भी चीज को विकासशील तब तक कहेंगे जब तक कि उसमें चेंजेस होके वो बदल रहा है ना बात। जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी विकासशील ही है, कभी भी कोई टेक्नोलॉजी स्थिर नहीं है। पहले के समय में जब स्टार्टिंग में फोन बना था, टेलीफोन की बात कर रहे हैं, जब टेलीफोन बना था तो उसका स्ट्रक्चर अलग था, उसमें चेंजेस करते 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 क्या हुआ, वो टेलीफोन का आज क्या स्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ जब पहला फोन बना था मोबाइल फोन, उसका भी स्ट्रक्चर अलग था, और आज करते करते क्या हो गया है, अपने आप में मोबाइल फोन कंप्यूटर को रिप्लेस करने लग रहा है, हाथ में आ चुका है, एकदम कंप्यूटर ही बोल लो, है ना बात। तो वो है, और सारी की सारी चीजें हो रहा है, मोबाइल फोन जो काम करता था पहले वो तो काम कर रहा है, एडवांस भी कितना हो चुका है, सारी की सारी चीजें कर रहा है। तो और उसमें भी लगातार अपडेट हो ही रहा है भाई, जनरेशन पे जनरेशन आते जा रहा है ना बात। 5G चल रहा है, फिर 6G आएगा, और पता नहीं कौन कौन सा जनरेशन करते हुए बनता ही जा रहा है। तो ये बात क्या है, तो हमारा टेक्नोलॉजी विकासशील होता है, उसी तरह हमारा ये सिद्धांत भी क्या विकासशील है, क्योंकि इस सिद्धांत में भी लगातार परिवर्तन होते चल रहे हैं, और ये सिद्धांत अच्छा होते चल रहा है, नया होते चल रहा है, बदलते चल रहा है, किसके हिसाब से, समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात है, लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकासशील है, इन पर जो है ना प्रथाओं, रीति रिवाजों, वातावरणीय कारकों, पेशेवर संस्थाओं के विचारों, शासन, अन्य घटकों का प्रभाव पड़ता रहता है। ये सारी की सारी चीजों से प्रभावित होकर लगातार ये बदलते चल रहे हैं, और बदलते बदलते विकासशील हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है सत्यापन का अभाव। अगला क्या, सत्यापन का अभाव, वेरिफिकेशन नहीं है भाई। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं, साइंस के जितने भी सिद्धांत हैं, वो सब वेरीफाइड होते हैं, सब सिद्ध होते हैं, उनको जो है पूरा बकायदे सबके सामने सिद्ध किया जाता है, तभी जाके लोग उनको मानते हैं, है ना बात। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है लेखांकन का सिद्धांत जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक यह भी है, ठीक है, कि एक प्रकृति यह भी है कि उनकी सत्यता की जांच प्रयोगशाला में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह नहीं की जा सकती भाई। बस ये सिद्धांत बन चुके हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और लोग भी इसको मान रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने आवश्यकता के अनुसार, बस यही है ना बात। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन के सिद्धांतों के अपने महत्व क्या है ना बात। महत्व के बारे में जान ले तो भैया, जो लेखांकन का सिद्धांत है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसका आखिर में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज हो रहा है। लेखांकन का सिद्धांत ना रहता तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत होता क्या, है ना बात, उसको देख ले। तो देखो, लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है, ठीक है, और जिस प्रकार भाषा को समझने में उसकी व्याख्या के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार लेखांकन को सही रूप से समझने एवं इसके प्रस्तुतिकरण के लिए लेखांकन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा का जो विज्ञान है वो उसका व्याकरण है, आप समझे। इंग्लिश है तो इंग्लिश का ग्रामर उसका विज्ञान है, हिंदी है तो हिंदी का व्याकरण उसका विज्ञान है, संस्कृत है तो संस्कृत का व्याकरण उसका विज्ञान है। तो हर भाषा का आधार क्या है, व्याकरण है। और जिस भाषा में व्याकरण नहीं है, एक तरह से समझ लो कि वो भाषा जो है अभी उसमें डेवलप होना बाकी है, उसमें बहुत सी चीजें विकसित होना बाकी है ना बात, ये चीज है। और बिना व्याकरण के भाषा भी है, दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं, हमारे देश में ही ऐसे बहुत सी भाषाएं जिसमें व्याकरण नहीं है ना बात। लेकिन फिर भी क्या है कि वो भाषाएं आज लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन वो जो है ना पूरा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, उसका कोई नियम कानून नहीं है, तो इसलिए उसको साइंटिफिक नहीं बोल सकते, उसको सिद्धांत नहीं बोल सकते। वो क्या है, वो एक तरह से ऐसा ही सिद्धांत हो गया जैसे लेखांकन का सिद्धांत है, परिवर्तनशील, है ना बात, स्थिर नहीं है ना बात, ये बात हो गया। लेकिन जैसे हिंदी है इसमें व्याकरण है, संस्कृत है इसमें व्याकरण है, इंग्लिश है इसमें व्याकरण है, तो ये क्या है, स्थिर है, ये परिवर्तनशील नहीं है। इसमें नियम कानून एकदम पक्का है, पता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, सारी बातें है फिक्स, इनका प्लेस फिक्स है, ठीक है। तो यहां पर सिद्धांत है। तो ये क्या बोला है कि इसी तरह से यहां बोला है कि हमारा ये लेखांकन की अपनी ये भाषा है, तो लेखांकन की भाषा है, तो भाषा को समझने के लिए व्याकरण चाहिए। तो इसी तरह हमें अगर लेखांकन को समझना है तो इसका भी व्याकरण चाहिए, और इसका व्याकरण क्या होगा, हर भाषा का व्याकरण क्या उसका सिद्धांत होता है, तो इसका व्याकरण, इसका जो है व्याकरण क्या होगा, लेखांकन का जो अपना सिद्धांत है। लेकिन सब भाषा के जो व्याकरण वो सिद्ध है, फिक्स है, एकदम डिटेल्ड है कि भैया ऐसे ऐसे सारी चीज होते हैं। लेकिन इसका व्याकरण क्या है, लेखांकन सिद्धांत का, लेखांकन सिद्धांत क्या है, वो परिवर्तनशील है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो उसी के बारे में हम लोग कहते हैं कि भैया ये लेखांकन सिद्धांत, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता को देखने के लिए हम लोग निम्न निम्न तथ्यों का समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या इसकी जरूरत पड़ता है। तो पॉइंट वाइज में सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, सबसे पहला क्या है, विकास के लिए आवश्यक। पहला पॉइंट क्या है, विकास के लिए आवश्यक, है ना बात। अब विकास के लिए आवश्यक मतलब क्या है कि लेखांकन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि इसके लिए सर्वमान्य सिद्धांतों का मजबूत आधार होना चाहिए। अगर लेखांकन का विकास करना है, यानी अगर लेखांकन अच्छे तरीके से करना है, सीधी सी बात समझ लो, अगर लेखांकन अच्छे तरीके से करना है
लेखांकन अच्छा करोगे तभी जाके व्यवसाय अच्छा होगा, व्यवसाय अच्छा होगा क्योंकि व्यवसाय का रिजल्ट आपको सही से पता चलेगा, और व्यवसाय का रिजल्ट जब सही से पता चलेगा तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, और सही डिसीजन ले पाओगे तभी जाके आपके व्यवसाय का विकास होगा। तो ओवरऑल ये सब कुछ के विकास के लिए, ठीक है, सब कुछ के विकास के लिए आपको यानी सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण का मतलब है कि सभी जगह सब चीज का विकास। तो सब चीज के विकास के लिए लेखांकन का सिद्धांत का मानना पड़ेगा, लेखांकन के सिद्धांत की जानकारी चाहिए, और लेखांकन के सिद्धांत का प्रयोग करके हमें लेखांकन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि लेखांकन व्यवहार के लिए, लेखांकन व्यवहार के लिए ठोस नियमों का होना आवश्यक है ताकि उन नियमों की कसौटी पर उन व्यवहारों को परखा जा सके। जो लेखांकन का व्यवहार है उसी को हम लोग को लिखना है, और लेखांकन के किस व्यवहार को लिखना है इसको हमें मापना पड़ता है, इसे हमें समझना पड़ता है कि इस व्यवहार को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारा लेखांकन के सिद्धांतों का सही सही जानकारी पता होना चाहिए, या उसके ऊपर जो लिखना है कि नहीं लिखना है इसके ऊपर दिशा निर्देश होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ना, जब भी किसी भी चीज का ऑर्डर होता है, ऑर्डर, तो उसको हम लोग लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। ये हमारा लेखांकन सिद्धांत हमें बताता है कि नहीं शामिल करते हैं। क्यों नहीं शामिल करते हैं, एक्सपीरियंस से सिद्धांत बनते हैं, हमने बोला ना। तो एक्सपीरियंस ये हुआ लोगों को कि भाई जब ऑर्डर कराया जाता है माल को, तो फिर क्या करते हैं, अगर मान लो कि हमसे कोई माल का ऑर्डर किया, मान लो हम एक व्यापारी, हमसे कोई ऑर्डर किया कि 5,000 रुपए का माल दे दीजिएगा, ठीक है, कल हमें 5,000 रुपए का माल दे दीजिएगा, और ऑर्डर आते ही आज के दिन हमने लिख दिया कि हमारा 5,000 रुपए का माल बिक गया। फिर क्या हुआ, कल सुबह आते ही उसका फोन आया कि भैया कैंसिल करते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो हमने तो माल बेचने का 5,000 की एंट्री अगर कर दिया रहता, आज सुबह जब जिस दिन हमें माल भेजना था, हम जिस दिन हमें जो है सप्लाई करना था, उस दिन पता चल रहा क्या कि भैया माल नहीं चाहिए, कैंसिल हो गया, तो हमारी एंट्री बर्बाद हुई कि नहीं हुई, हुई ना, हमारा मेहनत बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए लेखांकन सिद्धांत का ये अनुभव कहता है, अनुभव के तरह ये सिद्धांत बना कि भैया ऑर्डर का मत लिखो, जब तक ऑर्डर पुष्टि ना हो जाए, यानी ऑर्डर का जब तक डिलीवर ना हो जाए, माल जब तक चला ना जाए, तब तक जो है उसका लेखा मत करो, क्योंकि कैंसिल हो सकता है ऑर्डर, है ना बात, यही बात है। तो यही यहां पर समझा रहा है कि लेखांकन व्यवहार को किस तरह से लिखना चाहिए, लेखांकन व्यवहार में किस चीज को रखना चाहिए, कैसे लेखांकन व्यवहार को परखना चाहिए, इसके लिए भी लेखांकन सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट, लेखांकन सूचना की बोधगम्यता, बोधगम्यता यानी समझने योग्य। लेखांकन सूचना है बोधगम्य हो, समझने योग्य हो। लेखांकन सूचना पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ना, तो लेखांकन सूचना है जो बोधगम्य हो जाए, समझने योग्य हो जाए, इसके लिए भी लेखांकन सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, तो आज लेखांकन सूचनाओं में विभिन्न लोग और संस्थाएं रुचि रखते हैं। आज का एक ऐसा वातावरण है व्यापार में जिसमें एक व्यवसाय की लेखांकन सूचनाओं से कई लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कई लोग, है ना बात। तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेखांकन सूचनाएं देखते हैं, जानते हैं, तो उस लेखांकन सूचनाओं में कई लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो लेखांकन सूचनाओं को आसानी से समझा जा सके, इसके लिए विश्वसनीयता कायम रह सके, इसके लिए जो है यह आवश्यक है कि लेन देनों का अभिलेखन, खातों का संधारण यानी इस खातों को लिखना बोल लो या बनाना, और वित्तीय विवरणों का निर्माण निर्धारित नियमों एवं अवधारणाओं एवं मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए। अब देखो, कोई भी सूचना पे यकीन आप कब करोगे, जब वो सूचना एक सटीक सोर्स से मिले, एक सही सोर्स से मिले। जैसे आज की दुनिया में सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में आप लोगों को पता है ना कि कई ढेर सारे फेक न्यूज चलते रहते हैं, है ही नहीं बात, कई ढेर सारे फेक न्यूज चलते रहते हैं। अब उस फेक न्यूज में क्या होता है कि बहुत लोग विश्वास करके फटाक से जो है शेयर करना स्टार्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पर, हर जगह जो है जितने भी सोशल मीडिया सब पे आप लोग पोस्ट करने लगता है कि भैया आज क्या है ना, आज के समय में एक बड़ा बड़ा दिक्कत है ना कि न्यूज को सबसे पहले हम बताएंगे, इसका क्रेडिट लेना है, भौकाल बनाना है, यार हमको पहले से पता था, है ना बात, ये चीज है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बिना जांच परखे लोग फैलाना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से फेक न्यूज जो है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, होता यह है कि विश्वसनीयता कैसे पता चलेगा, जब न्यूज का सोर्स सही हो, ऑथेंटिक जगह से जब न्यूज निकले, सही चैनल से निकले, है ना बात, जो चैनल सही बातें बताता है, सही न्यूज बताता है, लगातार जो है जिस पे भरोसेमंद है, जो भरोसेमंद चैनल है, उसके जब न्यूज हो तो उसी को फैलाना चाहिए। ये नहीं कि अगड़म बगड़म कोई भी बना दे रहा है ना बात, और उसको आप देख रहे हो और फटाफट आप फैलाना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो ये दिक्कत होता है। इसी तरह यहां पर भी क्या बोला कि भाई विश्वसनीयता होनी चाहिए। लेखांकन सूचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है, विश्वसनीयता। जब विश्वसनीयता होगा ना, तभी जाके लेखांकन में रुचि रखने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, उस लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। और जब विश्वसनीयता होगा और लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग करके आप जब सूचनाएं बनाओगे, तो फिर क्या होगा, वो समझने योग्य भी होगा, लोगों को जो इंटरेस्ट लेते हैं वो उसको समझ भी पाएंगे, यानी उसमें बोधगम्यता का भी गुण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट के तौर पे लिख रहा है कि आर्थिक और सामाजिक वातावरण में परिवर्तन के अनुरूप, ये देखो इसमें हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट इस पॉइंट को लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक वातावरण परिवर्तन के अनुरूप लेखांकन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को वैज्ञानिक आधार देने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप लेखांकन सिद्धांतों को विकसित की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ लेखांकन सिद्धांत इसलिए भी जरूरी है ताकि जो परिवर्तन हो रहा है समाज में, लगातार परिवर्तन हो रहा है,
तो लगातार परिवर्तन के अनुरूप हम अपने लेखांकन को भी परिवर्तित कर पाए, इसके लिए भी लेखांकन का सिद्धांत होना चाहिए। उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक आधार बना रहेगा, और जब आधार बना रहेगा तभी हम परिवर्तन के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस करते हुए लेखांकन को बढ़िया कर सकते हैं। तो लेखांकन सिद्धांत जो है परिवर्तन के वातावरण को अच्छे तरीके से झेलने के लिए, लेखांकन में शामिल करने के लिए भी लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग जरूरी है। ठीक है, अब ये बात हो गया आवश्यकता का। अब जैसे हम पॉजिटिव बात कर लिए, आवश्यकता देख लिए, अब हम लोग सारा का सारा विशेषताएं भी देख लिए, है ना बात। हमने क्या बोला था, विशेषता और प्रकृति बहुत हद तक सेम टू सेम है। तो चलो विशेषताएं भी देख लो, लेखांकन की विशेषताएं। ठीक है, अब विशेषताओं में क्या क्या है देखो, हमने क्या बोला था कि लगभग चीजें आपको सिमिलर मिलेगी। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या मिल रहा है, पहला पॉइंट मिल रहा है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित था कि नहीं प्रकृति में, सेम बात। फिर से क्यों समझाया इसको। दूसरा क्या बोला है कि 3 मापदंडों को पूरा करना। दूसरा विशेषता यह कि लेखांकन जो सिद्धांत है वो 3 मापदंड है उसको पूरा करता है, तभी वो सिद्धांत बनता है। पहला क्या मापदंड है, पहला मापदंड है औचित्य, रिलेवेंस। दूसरा मापदंड क्या, उद्देश्य पूर्णता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा मापदंड क्या है, व्यवहार्यता यानी फिजिबिलिटी। ठीक है, ये 3 मापदंड है। इन तीनों मापदंड को पूरा करने के बाद ही कोई सिद्धांत को सर्वमान्यता, सर्वमान्यता की जगह बोल लो सामान्य मान्यता, क्योंकि सिद्धांत कभी भी सर्वमान्य हुआ ही नहीं आज तक। सामान्यता, सामान्य मान्यता, ठीक है, सामान्य मान्य बोल लो, ये बना है। ठीक है, लेखांकन के सिद्धांत आज तक सर्वमान्य नहीं हुए। ठीक है, कोई भी सिद्धांत आज तक लेखांकन का सर्वमान्य नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, सामान्य मान हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड। हम लोग लेखांकन सिद्धांतों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं। इसी को जो है शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, इसी को गैप बोला जाता है, GAAP, गैप, है ना बात। तो क्योंकि लेखांकन के सिद्धांत अभी भी क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है, सामान्य मान है, सर्वमान्य नहीं है। तो यही बात है, यहां पर बोला है कि किसी भी सिद्धांत को अगर सामान्य मान्य बनना है तो उसे ये 3 मापदंडों को पूरा करना पड़ता है, 3 चीज से गुजरना पड़ता है। अगर इन तीनों चीजों में अगर टिक लग गया तो लेखांकन सामान्य मान हो जाता है। ठीक है, लेखांकन का सिद्धांत सामान्य मान हो जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला औचित्य। औचित्य क्या कहता है, औचित्य का अभिप्राय यह सूचना उपयोगी हो और उन व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जो एक व्यापार विशेष के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं होती है, और लेखांकन के इस सिद्धांत को पूरा करता है। ठीक है, लेखांकन सिद्धांत जो है, लेखांकन इस सिद्धांत को पूरा करता है, और लेखांकन की सूचनाएं प्रबंधकीय कामकाज या निर्णय के निर्माण में भी उपयोगी होती है। तो पहला ये बात है कि लेखांकन का सिद्धांत औचित्यपूर्ण हो, भाई जरूरी हो, जो उद्देश्य के लिए उसको बनाया जा रहा है वो उद्देश्य को पूरा करता हो, है ना बात, ऐसा होना चाहिए। जैसे क्या, जैसे जब हम लेखांकन करते हैं तो उसकी जो सूचनाएं निकल के आती है तो वो सूचनाएं जरूरी निकल के आए, ऐसे नहीं कि जिस सूचना की जरूरत नहीं वो सूचना मिल जाए। ऐसी सूचना को लेकर के क्या मतलब है ना बात। हमारे कर्मचारी कितने ढेर सारे हैं उसको लेकर के लेखांकन में क्या जरूरत है, ये 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है भाई। 50 कर्मचारी के काम करने से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है उसको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए क्या चाहिए, आय और व्यय का नियम पता चलना चाहिए, क्या आय कितना हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है। कि 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं इससे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पता चलेगा। तो इसीलिए जो सूचनाएं निकल करके आए लेखांकन से वो क्या होना चाहिए, वो औचित्यपूर्ण होना चाहिए। औचित्यपूर्ण होना चाहिए यानी जिसके लिए जो सूचना चाहिए वो उद्देश्य की उसकी पूर्ति करने वाली सूचना होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये होता है तभी जाके लेखांकन सिद्धांत की मान्यता बनती है, यानी ऐसा जो सिद्धांत जो इस चीज को पूरा कर पाता है तभी जाके हमारा वो लेखांकन का सामान्य मान सिद्धांत बन पाता है। उसके बाद क्या है, निरपेक्षता। निरपेक्षता को उद्देश्य पूर्णता भी बोल सकते हैं। निरपेक्षता का आशय यह है कि लेखांकन सूचनाओं पर उन सूचनाओं को देने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अतः उद्देश्य पूर्णता का अभिप्राय विश्वसनीयता, सत्यता और जांच की सुविधा से है, जिससे सूचना की शुद्धता की जा सके। दूसरा बोल रहा है कि लेखांकन सिद्धांत अगर सामान्य मान तभी होगा जब उस सिद्धांत पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति का जो है प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी वो सिद्धांत जो है हर व्यक्ति के लिए सिमिलर तरीके से काम करे। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मुद्रा माप की अवधारणा, जैसे हमने बोला था, तो मुद्रा माप की अवधारणा चाहे हम लेखांकन करें, चाहे फला व्यक्ति लेखांकन करें, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति लेखांकन करे, कोई भी करे लेखांकन, मुद्रा माप की अवधारणा इक्वल रूप से सब पे इंपैक्ट डालेगा, सेम तरीके से। ये नहीं कि मेरे लिए मुद्रा माप की अवधारणा अलग तरीके से काम करेगा, सामने वाले व्यक्ति के लिए अलग तरीके से काम करेगा, इधर के व्यक्ति के लिए अलग तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम टू सेम काम करेगा। तो इसी प्रकार के जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं वही सामान्य मान बन पाते हैं, है ना बात।
ठीक है, तो ये बात बोल रहा है। और इस प्रकार के लेखांकन सिद्धांत में ही क्या होता है, इसी प्रकार के लेखांकन सिद्धांत से विश्वसनीयता का गुण आता है, सत्यता का गुण आता है, और जांच की सुविधा उसी में होती है। ठीक है, बात समझे, क्लियर बात। देखो, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है व्यवहार्यता। ठीक है, यानी फिजिबिलिटी क्या है, तो इसका अभिप्राय होता है कि यह सिद्धांत बिना किसी जटिलता और अतिरिक्त व्यय के प्रयोग किए जा सके, व्यवहार करने योग्य हो, यानी इसको अपनाने योग्य हो। ऐसा टाइप का लेखांकन सिद्धांत ना हो जिसके लिए कोई विशेष प्रकार की चीजों को जरूरत पड़े, एकदम आराम से जनरली लोग उसको व्यवहार कर सके, उसे जो है अपने अपना सके और उसके हिसाब से अपना लेखांकन कर सके, ऐसा हमारा होना चाहिए, तभी जाके वो सामान्य मान बनता है। इसका संबंध समय, श्रम और लागत से है जो लेखांकन सूचनाओं को प्रदान करने में लगता है। इसका संबंध संभावित उपयोग एवं प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में शुद्धता से भी है। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों लक्षण, यद्यपि लेखांकन के सभी सिद्धांतों में उपयुक्त तीनों लक्षण पाए जाते हैं, लेखांकन के ज्यादातर सिद्धांतों में सभी लक्षण पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी उपयुक्त में से एक या दो की कमी होने पर भी सिद्धांत को मान लिया जाता है। ठीक है, परंतु कुछ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सारे के सारे ना होने से एक या दो में कोई कमी हो जाता है, तब भी लेखांकन सिद्धांत को मान लिया जाता है। यही मानने के कारण ना, इसी मानने का कारण वो क्या हमने बोला, सामान्य मान्य सिद्धांत, सर्वमान्य नहीं बोला। जबकि किताब में देखो सर्वमान्य लिखा था, हमने क्या बोला था, उसके जगह सर्वमान्य की जगह सामान्य मान मानो। ठीक है, हाँ, नए जो सिद्धांतों को विकसित करते समय औचित्य तथा उद्देश्यपूर्णता एवं व्यवहार्यता के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है। अब जो हमारा देखो, पेशेवर व्यक्ति हमेशा सिद्धांत बना रहे हैं, अभी भी पेशेवर व्यक्ति, पेशेवर संस्थाएं हर देश की अपनी होती है। जैसे हमारे यहाँ लेखांकन का जो पेशेवर संस्था है क्या है, ICAI, जिसमें सभी बच्चों का ड्रीम होता है भाई इसके जरिए क्या बनना, CA बनना। CA बनने का सभी बच्चों का ड्रीम होता है। तो हमारी जो पेशेवर संस्था ICAI, इनके द्वारा अभी भी लो है, इस संस्था के द्वारा काम हो रहा है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहे हैं, है ना बात। तो क्या होता है कि हर पेशेवर संस्थाएं क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से इसमें जो है चेंजेस कर रहा है। तो अब जो सिद्धांत बनाए जा रहे हैं उसमें ये तीनों गुणों को बाकायदे देख करके बनाया जा रहा है, भाई ये तीनों चीजों से हमारे सिद्धांत सही तरीके से गुजरे, ये तीनों चीजें उसके अंदर, ये तीनों के तीनों लक्षण हो, तभी क्या होगा, तभी वो सिद्धांत मानने योग्य होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारा दो हो गया इसका वो विशेषता। अगला विशेषता क्या है, अगला विशेषता बोल रहा है कि लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकासशील है ना, प्रकृति वाला पॉइंट सिमिलर। देखो प्रकृति वाला जो पॉइंट रहेगा वो नहीं बता रहा है। फिर क्या बोला कि सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर, ये बात जान लो कि लेखांकन के सिद्धांत का जो प्रयोग होता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। अंतर कैसे पाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से प्रयोग करता है, सबके लिए एक समान काम नहीं करता है। मतलब कि हम चाहें तो हम कुछ सिद्धांत का प्रयोग करें, कुछ सिद्धांत का ना प्रयोग करें, सामने वाला व्यक्ति चाहे तो लेखांकन के कुछ सिद्धांत का प्रयोग करे, कुछ सिद्धांत का ना प्रयोग करें। यानी ये आवश्यक नहीं है, एकदम अनिवार्य नहीं है कि आप करो ही करो इसका प्रयोग। ठीक है, आपने इच्छा के अनुसार जितना प्रयोग करना उतना करो, नहीं पढ़ना है तो मत करो, यही बात है। तो एक कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। एक ही कार्य के लिए यानी लेखांकन कार्य के लिए अलग अलग संस्थान अलग अलग प्रकार से लेखांकन सिद्धांत प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है लेखांकन सिद्धांतों की सूची का अभाव। यह भी ध्यान रखना, लेखांकन सिद्धांतों की सूची का अभाव, ऐसा फिक्स नहीं कि इतनी सूची है। जैसे अभी आप जब ना क्लास 12th में रहोगे ना, तो वहां पे पढ़ते हैं हम लोग प्रबंध के सिद्धांत। तो वहां पे प्रबंध के सिद्धांत की अपनी सूची है कि भैया किसने कितना सिद्धांत दिया, किसी ने 14 दिया है, किसी ने 4 दिया है। इस प्रकार से क्या है, अपना सिद्धांतों की अपनी पूरी सूची है लेखांकन के मतलब प्रबंध के सिद्धांत की, फिक्स है कि वही सिद्धांत है। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ऐसी कोई सूची नहीं है ना बात। अकाउंटिंग में क्या है कि अपनी ऐसी कोई सूची नहीं है कि भाई इतना ही लेखांकन सिद्धांत है, बस ये फिक्स है, इसी को हमें मानना है और इसी को हमें अपनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेखांकन का सूची का अभाव है, क्योंकि अभी भी क्या है, लेखांकन सिद्धांत बढ़ते घटते रह रहे हैं, कुछ सिद्धांत बढ़ जाते हैं, कुछ सिद्धांत घट जाते हैं, अभी भी है। तो यही बात बोला कि लेखांकन के सिद्धांतों की कोई सूची नहीं है जिसमें लेखांकन के सभी सिद्धांत एक स्थान पर मिल सके। और इसी चीज को अगर प्रूफ करना है ना, जानते हो कैसे, आप बस यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गूगल पे सर्च कर लो, अलग अलग पेज पे, अलग अलग वेबसाइट पे देखो, लेखांकन सिद्धांत आपको अलग अलग मिल जाएंगे। कहीं पे आपको जो है 6 मिलेंगे, कहीं पे 8 मिलेंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे, कहीं पे 10 मिलेंगे, कहीं पे 13 मिलेंगे। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सिद्धांत आपको मिलेंगे। तो सोचो यही एक जो है सर्च से आपको इसके बारे में सारी बातें पता चल जाएगा, है ना बात। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग बात करते हैं लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं। ठीक है, अब जब सीमाएं की बात करते हैं तो अभी तो केवल अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, अब थोड़ी सी बुरी बातें दे दो कि भैया लेखांकन सिद्धांत में कौन कौन से निगेटिव पॉइंट है। सीमाएं में हमेशा हम लोग नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या, सबसे पहला है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र है, जैसे आप, जबकि आपने पढ़ा कि लेखांकन सिद्धांत सार्वभौम है, सभी प्रकार के बिजनेस पे लागू होता है, लेकिन फिर भी इसका सीमित क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि हमने इसी में आपको पढ़ाते पढ़ाते समझाया ना कि भाई लेखांकन सिद्धांत है, जैसे हमारे देश का अपना अपना खुद का कुछ सिद्धांत बने हुए हैं,
अमेरिका का अपने अपने देश के हिसाब से सिद्धांत बनाए, यूके में अपने अपने देश के हिसाब से सिद्धांत बनाए। तो अलग अलग देश अपने अपने आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, व्यापारिक वातावरण, है ना बात, हर वातावरण को देखते हुए, उस प्रभाव को समझते हुए, लीगलिटी को देखते हुए, वैधानिकता को देखते हुए, उसके हिसाब से अपना सिद्धांत विकसित किया है। तो इसीलिए क्या है, लेखांकन सिद्धांत का क्षेत्र क्या है, सीमित है, कुछ हिस्सा तक वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बोला कि लेखांकन के सिद्धांत सर्वमान्य एवं व्यापक नहीं होते हैं, जैसा कि विज्ञान एवं गणित के विषयों के होते हैं। इन सिद्धांतों का क्षेत्र लेखांकन में वित्तीय विवरण तक ही सीमित होता है। ठीक है, बात समझे, ये तो अलग तरीके से बता रहा है, ये लाइन नहीं होना चाहिए, लेखांकन और वित्तीय विवरण तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि लेखांकन और वित्तीय विवरण में अलग अलग देश में अलग अलग भाई यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये मतलब सार्वभौम नहीं है, या फिर बोल लो कि सीमित क्षेत्र इसका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है कि सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव, इसके साथ साथ इसमें सर्वमान्य सिद्धांत नहीं। हमने क्या बोला था ना कि लेखांकन के सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, बल्कि क्या है, सामान्य मान्य है। तो सर्वमान्य सिद्धांतों का यहाँ पे अभाव है। ठीक है, तो लेखांकन के सिद्धांतों पर जो है ना लेखापालकों में मत भिन्नता है। यही कारण है कि एक समान व्यवसाय करने वाली संस्थाओं में एक ही कार्य के लिए अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। लेखांकन के सिद्धांत सर्वमान्य नहीं होते हैं। अधिकांश व्यावसायिक संस्थाएं किसी विशेष लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग करती हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। बाध्यता नहीं है, ऐच्छिक है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग हिसाब से अपने अपने लेखांकन सिद्धांत प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो सर्वमान्य नहीं है भाई। फिर इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हमारा आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या कहते हैं कि लेखांकन सिद्धांतों की सूची नहीं है। ये बात आपने विशेषता में भी देख लिया, समझ में आ गया होगा, सब फिक्स सूची नहीं है। फिर इसके बाद क्या बोला है कि सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर, ये बात भी आपने देख लिया विशेषता में कि लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग में भी अंतर है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, है ना बात। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट और है, ये दो मत बोला है कि इस सिद्धांतों में पूंजीगत और आयगत मद में अंतर स्पष्ट ना होना। लेखांकन के सिद्धांत ऐसे भी हैं कि जो साफ सुथरे तरीके से एकदम स्पष्ट तरीके से पूंजीगत और आयगत मद को नहीं बता दिया। कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पूंजीगत भी हो सकते हैं, आयगत भी हो सकते हैं, है ना बात। दो प्रकार के हमारे लेखांकन में मदें होती हैं, पूंजीगत और आयगत। इसके बारे में आपको आगे चल के एक चैप्टर मिल जाएगा पूरा पूंजीगत और आयगत मदों के ऊपर, उसमें आप समझोगे। बस अभी इतना जान लो कि दो प्रकार की मदें होती हैं, एक पूंजीगत होता है, एक आयगत होता है। तो कुछ ऐसी मदें होती हैं जो पूंजीगत नेचर के भी होते हैं, आयगत भी नेचर के भी होते हैं। तो वहां पर हमारा लेखांकन सिद्धांत ना साफ साफ अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ये भी इसका एक दोष है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है मौद्रिक रूप का लेखा होना। एक दोष ये भी है कि इसमें लेखांकन सिद्धांत क्या बोलता है, लेखांकन सिद्धांत बोलता है कि मौद्रिक रूप में ही बस लेखा होना चाहिए, यानी मुद्रा में जिस चीज को व्यक्त कर सको उसी का लेखा करो, किसी और चीजों को मत लिख सकते हो, किसी और चीजों को नहीं लिखना है जिसे मुद्रा में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जबकि हमारे व्यापार में ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रभाव डालती हैं, लेकिन वो मुद्रा में नहीं नापा जा सकता है। जैसे क्या है, लोगों की ईमानदारी व्यवसाय पर प्रभाव डालती है कि नहीं। अगर ईमानदारी के साथ व्यवसाय करोगे तो व्यवसाय अच्छा करेगा। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, अगर वो बेईमान है तो व्यवसाय को डुबा देगा कि नहीं। तो ईमानदारी और बेईमानी को मुद्रा में नापा जा सकता है, नहीं ना, नहीं लिखा जाता है ना बात। ऐसे बहुत से परिवर्तन होते हैं, वातावरण में भी परिवर्तन होते हैं, पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव पे असर पड़ता है, लेकिन उन सारी चीजों को मुद्रा में नापा जा सकता है क्या, नहीं नापा जा सकता है, तो नहीं लिखा जाता है। तो इसीलिए लेखांकन सिद्धांत में क्या है, ये भी एक दोष है, ये भी एक सीमा है कि भैया इसमें केवल और केवल मौद्रिक रूप में लिखा होता है। ऐसी बहुत सी चीजें जिसको मुद्रा में नहीं नापा जा सकता है उसको नहीं लिखते, जिसकी वजह से व्यापार पर असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लो, नेक्स्ट हमारा जो है अगला बात वो क्या बोले हैं, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण का प्रभाव, जो हमने अभी समझाया कि भैया बहुत सी चीजें इस पर प्रभाव डालता है। आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, और सामाजिक वातावरण, ये भी लेखांकन के ऊपर प्रभाव डालता है। और लेखांकन सिद्धांत इनको इग्नोर किया हुआ है भाई, इसका यूज ही नहीं उसमें। ठीक है, तो यही बोला कि लेखांकन के सिद्धांतों में प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। देश काल का वातावरण इन सिद्धांतों की प्रभावशीलता को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अब हर देश का अपना अपना ये स्थिति होता है, तो हर देश की स्थिति के हिसाब से लेखांकन सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। एक रूपता नहीं है, तो ये भी एक दोष है। और अगर एक रूपता नहीं तो भाई हम लोग क्या करते हैं, अब जो भी जैसे मान लो जो एमएनसी है यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कई देशों में काम कर रहे हैं, तो हर देश के अपने अपने लेखांकन सिद्धांत होते हैं। तो बेचारे को दिक्कत होगा कि नहीं, किस देश का लेखांकन सिद्धांत मानते हुए काम करो, तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी इसका एक दोष है ना बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है भावी अनुमानों का भ्रामक होना। इसके अलावा यहां पर ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके वजह से भावी अनुमान यानी भविष्य के अनुमान जो लगाते हैं वो भी भ्रामक यानी वो भी अंडरबन निकल जाते हैं। तो लेखांकन के कुछ सिद्धांत भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। ये अनुमान सदैव सही नहीं होते हैं, ये अनुमान हमेशा सदैव सही नहीं होता है। भविष्य के अनुमान के हिसाब से कुछ सिद्धांत बनते हैं, सदैव सही नहीं होते हैं। इससे व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की प्रकट नहीं हो पाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है, इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए।
हम लोग हरास निकालते हैं, संपत्ति के मूल्य में कमी की गणना करते हैं। तो जब हम लोग हरास निकालते हैं ना, तो संपत्ति के मूल्य में कमी जब निकालते हैं तो उसके लिए ना अनुमानित जीवन काल निकाला जाता है। यानी एक अनुभव के अनुसार, एक एक्सपीरियंस के अनुसार किसी संपत्ति को हम मानते हैं कि ये संपत्ति 5 साल, 10 साल, 15 साल तक चलेगी। तो जो अनुमानित जीवन काल निकाला जाता है वो अनुभव से निकाला जाता है, अनुमान से निकाला जाता है। तो क्या आपने जो अनुमानित जीवन काल निकाला, क्या संपत्ति सच में उतनी ही चलेगी? बताओ, कोई बता सकता है फिक्स? जरूरी नहीं ना, हो सकता है उससे पहले खराब हो जाए, हो सकता है उससे बहुत दिन बाद तक चले। इसी तरह क्या होता है कि उसी में स्क्रैप वैल्यू निकाला जाता है ना बात। स्क्रैप वैल्यू यानी एक तरह से समझ लो उसका अवशेष मूल्य, यानी उतने समय बाद वो मशीन जो है कितने में बर्बाद हो जाएगी तो कितने में बेचेंगे उसको, कबाड़ में बेचेंगे, या जैसे भी उसका कितना पैसा मिल पाएगा बेचते समय, तो उसी इसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो क्या अनुमानित जीवन काल पूरा होने के बाद जो स्क्रैप वैल्यू आपने डिसाइड किया, क्या उतने में ही वो बिकेगी? उतने में ही बिकेगी? निश्चित तो नहीं है, तो भी दिक्कत है। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो अनुमानित जीवन काल भी गलत निकलता है, अवशेष मूल्य भी गलत निकलता है। तो इसी वजह से ह्रास का जो है आकलन भी गलत होता है। और जब ह्रास का आकलन यानी ह्रास की गणना आपने गलत किया, तो जाहिर सी बात है आपकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी जो आपकी संपत्ति की जो प्राइस निकल करके आएगी, जो आपने अपने किताबों में लिखा है जो प्राइस, वो सही है क्या? नहीं है। तो वित्तीय स्थिति सही प्रकट करेगा? नहीं प्रकट करेगा। तो यही बात है कि जो अनुमान होता है, भावी अनुमान, वो भी भ्रामक होता है, और उसी भ्रामक होने से सब चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोगों ने यहां तक जाना अभी तक लेखांकन सिद्धांत के बारे में सब कुछ। लेखांकन सिद्धांत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका सीमा क्या है, इतनी बातें जान लिया ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझने जा रहे हैं जो इस चैप्टर का है, वो क्या है? लेखांकन की अवधारणाएं। तो चलो सारे के सारे अवधारणा को लाइन बाय लाइन देखते हैं। जब हम लोग लेखांकन अवधारणाएं या संकल्पनाएं भी इसे कहते हैं, जब हम लोग इसे पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले ये जान तो लो कि भाई अवधारणा या संकल्पना ये है क्या। हालांकि इसके बारे में छोटा सा डेफिनेशन हमने पहले भी बताया, लेकिन अभी इसको विस्तृत रूप से समझो कि क्या है। तो देखो भाई, यहां पर क्या बोला कि लेखांकन की भाषा को सभी व्यक्तियों को एक जैसा अर्थ प्रदान करने वाली बनाने के लिए, लेखांकन जो है एक व्यवसाय की भाषा है, और लेखांकन जो भाषा है उसका हर लोग के लिए एक समान, एक जैसा अर्थ बन पाए, इसीलिए जो सिद्धांत है वो सबको एक जैसा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है, अधिकांश जो लेखापाल है बहुत सी मान्यताओं पर सहमत हो गए। इसलिए ज्यादातर, अधिकांश मतलब ज्यादातर जो लेखापाल है वो बहुत सी मान्यता पर सहमत हो चुके हैं, यानी भाई ये एकदम फिक्स है, एकदम इसको मान लो, ऐसा कर चुके हैं। हो गया। जिनका पालन वित्तीय विवरण बनाने के लिए किया जाता है, यानी जिनका पालन लेखांकन करने के लिए, उसका वित्तीय विवरण बनाने के लिए, यानी अंतिम खाता बनाने के लिए किया जाता है। और ये मान्यताएं लेखांकन की प्रक्रिया की नींव का कार्य करती हैं। कोई भी संस्था इन मूलभूत मान्यताओं या अवधारणाओं का पालन किए बिना अपना वित्तीय विवरण नहीं बना सकती है। यानी ये जो हम अभी अवधारणाओं में पढ़ेंगे ये एकदम मूलभूत चीजें है, यानी एकदम बेसिक चीजें। कोई भी ऐसी संस्था हो ही नहीं सकती जो इन सिद्धांतों को ना माने और अपना लेखांकन कर जाए। तो वही जिसको ज्यादातर लोग मान चुके हैं, ज्यादातर लोग जिस पे सहमत हैं, उसी को हम लोग अवधारणाओं के तौर पर यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में आगे क्या बोला है, इसका अर्थ देखो क्या बोला है। तो मूलभूत लेखांकन अवधारणाओं से आशय उन मान्यताओं, नियमों एवं शर्तों से है जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। और कोहलर ने इसे इस तरह से परिभाषित किया। ठीक है, कोहलर ने क्या बोला है? कोहलर ने अवधारणाओं को बोला है कि स्वयं सिद्ध सिद्धांतों अथवा मान्यताओं की श्रृंखला जो एक विचार की आधारशिला का निर्माण में सहायक हो। जो स्वयं सिद्ध सिद्धांत है या मान्यताएं हैं, वो एक इस प्रकार का आधारशिला का काम करते हैं जिसके आधार पर पूरा का पूरा लेखांकन का विचार जो है टिका हुआ है। पूरा लेखांकन का सिद्धांत जो है जिस पर टिका हुआ है, पूरा लेखांकन सिद्धांत जिस मान्यताओं को मानते हुए, जिस अवधारणाओं को मानते हुए चल रही है, वही सारी की सारी चीजें अवधारणाएं बनकर के शामिल आती हैं। ठीक, सामने आती हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, जो पृथक पृथक विद्वान है वो अवधारणाओं को अलग अलग नामों से भी व्यक्त करते हैं। जैसे कि उनके लिए ये स्वयं सिद्ध है, संकल्पनाएं या अवधारणाएं या मान्यताएं हैं, और आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अधिकांश लेखा शास्त्र सिद्धांत और अवधारणा को पर्यायवाची शब्दों के तरफ प्रयोग लेते हैं। हमने क्या बोला, क्योंकि अवधारणा पे ही सिद्धांत टिका हुआ है। जो अवधारणा है, बेसिक अवधारणा है, जो मेन अवधारणा है, जिसके आधार पर पूरा पूरा लेखांकन ही टिका हुआ है, तो उन्हीं पे सिद्धांत टिका हुआ है। इसीलिए सिद्धांत और अवधारणा ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में काम आते हैं। यानी या तो अवधारणा बोलो या तो सिद्धांत बोलो, लेखांकन का एक ही जैसा काम कर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लेखांकन की ये अवधारणाएं कौन है। ये महत्वपूर्ण अवधारणा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके इस पूरे चैप्टर का। ये अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? पूरा अवधारणा की लिस्ट एक बार में ही देख लो। ये सारी की सारी अवधारणाएं, टोटल 13 अवधारणा। ठीक है, लेखांकन की टोटल कितनी अवधारणा है? 13। कौन कौन सा? सबसे पहला व्यवसाय की इकाई यानी अस्तित्व की अवधारणा, जिसको पृथक व्यवसाय, देखो किताबों में अलग अलग नाम भी दे सकता है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, है ना बात। नाम थोड़े से बदल सकते हैं
लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम होगा। जैसे व्यवसाय की इकाई अवधारणा, इसे पृथक व्यवसाय की अवधारणा भी किसी किसी किताब में कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया जिसको अस्तित्व की अवधारणा किसी किसी किताब में कहा जाता है। फिर दूसरा है क्या, चालू व्यवसाय की अवधारणा, जिसे चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा यहाँ पे दिया है, चालू व्यवसाय की अवधारणा भी कह सकता है। फिर इसके बाद क्या है, मुद्रा मापन अवधारणा, मुद्रा माप की अवधारणा भी कह सकते हैं। फिर क्या है, लेखांकन अवधि अवधारणा, लेखांकन की अवधि अवधारणा, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, लागत अवधारणा, फिर क्या है, द्विपक्षीय अवधारणा, फिर क्या है, मिलान अवधारणा, अथवा इसे आगम या व्यय मिलान अवधारणा भी कहते हैं। फिर क्या है, आगम मान्यता अवधारणा, फिर क्या है, उपार्जन अवधारणा, फिर उसके बाद जो है पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, फिर एक रूपता या समान रूपता जो है की अवधारणा, फिर उसके बाद क्या है, रूढ़िवादिता की अवधारणा, और फिर उसके बाद क्या है, सारता की अवधारणा। ये टोटल 13 अवधारणा है। 13 अवधारणा को डिटेल के साथ अभी हम समझाने जा रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि यही इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबको समझ में आना जरूर चाहिए और सबको ये याद भी जरूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका बार बार रिलेशन एग्जाम्पल में लगा लगा के दिया जाता है। किसी चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ाते समय हम खुद करते रहते हैं, क्लास में आगे जब भी कुछ टॉपिक पढ़ाते रहेंगे उसमें हम समझाते रहेंगे किसी चीज को, तो कभी कभी इन अवधारणाओं का नाम लेंगे, तो आपको जब पता रहेगा तभी जाके समझ पाओगे ना। तो इसीलिए एकदम कॉन्सेप्ट से डिटेल से समझो, है ना बात। चलो, क्या है सबसे पहला जिसको अस्तित्व अवधारणा कहते हैं, जिसे पृथक व्यवसाय की अवधारणा कहते हैं। अब ये कहता क्या है, पृथक व्यवसाय की अवधारणा या पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी ये दो अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है ना बात। ये कहता है क्या कि व्यवसाय का स्वामी, जैसे मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये व्यवसाय का स्वामी हो गया और इसने एक व्यापार स्टार्ट किया, एक व्यवसाय स्टार्ट किया जिसका नाम ए एंड कंपनी है, मान लो ऐसा। ठीक है, इसने स्टार्ट किया, तो ये बोला ना कि ये दोनों के दोनों लेखांकन में अलग अलग एंटिटी माने जाएंगे, अलग अलग माने जाएंगे, एक नहीं माना जाएगा कि भैया ए जो है वही ए एंड कंपनी। जैसे एकाकी व्यापार में जात क्या होता है, पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अगर एक व्यापारी मर गया तो पूरा व्यवसाय जो है डूब गया, क्योंकि वही चला रहा था, है ना बात। दोनों अलग अलग नहीं, उसके डूबने से, उसके मरने से जो है व्यापार पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन लेखांकन के दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी अलग अलग हैं। और जब हम लेखांकन करते हैं ना, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान किस पे रहता है, हम जब लेखांकन करते हैं तो हमारा लेखांकन किसके आधार पर होता है, ये व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय की सोच से, व्यवसाय की नजरिए से हम लोग लेखांकन करते हैं। यानी व्यवसाय में क्या आ रहा है, व्यवसाय से क्या जा रहा है, व्यवसाय ने किसको भुगतान किया है, व्यवसाय किससे भुगतान प्राप्त कर रहा है, व्यवसाय ने किसको माल बेचा है, व्यवसाय ने किससे माल खरीदा है। ये सारी की सारी चीजें जो है व्यवसाय के नजरिए से ही हम लोग सोच करके काम करते हैं लेखांकन में। ठीक है, तो यही क्या बोलता है, अस्तित्व की अवधारणा की भैया तुम और तुम अलग अलग हो, अलग अलग हो। और इसी अवधारणा की वजह से क्या होता है कि जब भी ये इसमें पैसा लगाता है, जैसे कि ये पैसा कब लगाता है, जब व्यापार स्टार्ट करना चाहता है। तो जब व्यापार स्टार्ट करना चाहता है तो ये इसमें क्या लगाता है, ये इसमें पूंजी लगाता है ना बात, पूंजी। व्यापार को प्रारंभ करते समय व्यापार के स्वामी के द्वारा जो भी धन, माल, संपत्ति, ये सारी की सारी चीजें लगाया जाता है, इसको पूंजी कहते हैं। तो पूंजी को व्यापार अपने पास किस तरह से रखता है, पूंजी को व्यापार अपने पास ना दायित्व की तरह से रखता है, एक ऋण की तरह से रखता है। भैया ये जो पूंजी है हम लोग इसके नजर में देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसके लिए लेखांकन करते हैं, तो ये अपने पास एक लोन की तरह रखता है, लोन की तरह, कि हमने व्यापार के मालिक से लोन उठाया हुआ है। हमने यानी व्यापार ये सोचता है कि व्यापार के मालिक ने हमें ऋण दिया हुआ है और जब भी ना कभी हमें ये पैसा उनको वापस लौटाना है। ठीक है, इसीलिए पूंजी को क्या माना जाता है, इसीलिए पूंजी को दायित्व माना जाता है। दायित्व किसे कहते हैं, दायित्व उन सभी राशियों को कहते हैं, उन सभी चीजों को कहते हैं जिसे देना हो, जिस भी चीज का भुगतान करना होता है उसे दायित्व कहते हैं। तो व्यापार को भविष्य में पूंजी का भुगतान करना है ना, देना है ना वापस, इसलिए दायित्व माना जाता है। यही कहता है पृथक व्यवसाय की अवधारणा कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखो क्या बोला है, लेखांकन में व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी या प्रबंधक से पृथक एवं स्वतंत्र होता है। लेखांकन के लिए व्यवसाय स्वयं में एक पृथक इकाई होता है, व्यवसाय स्वयं में अपने आप में पृथक इकाई है। जब कोई व्यक्ति व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है तो व्यवसाय के लिए वो क्या दायित्व मानी जाती है, यही बात हमने समझाया ना। इसी प्रकार उस व्यक्ति द्वारा निजी कार्यों के लिए जो भी व्यवसाय से राशि निकाला जाता है उसे पूंजी में कमी माना जाता है। अब देखो क्या होता है कि पैसा लगाए तो पूंजी हो गया, लेकिन क्या होता है ये निजी कार्य के लिए पैसा निकालता है जिसको आहरण कहते हैं, यानी ड्राइंग। व्यापार में से व्यापार का स्वामी निजी प्रयोग के लिए क्या करता है, धन निकालता है, उसे आहरण कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या करता है, इसीलिए ड्राइंग पूंजी में से कमी माना जाता है, यही बात यहाँ पे बताया। ठीक है, इससे व्यवसायिक दायित्व में कमी आ जाती है। इसी प्रकार अस्तित्व अवधारणा में वित्तीय सूचनाएं व्यवसाय के स्वामी की गतिविधियों से संबंधित ना होकर व्यवसायिक सत्ता की गतिविधियों से संबंधित होती है। यही बात हमने बताया ना कि इसी कारण से हम लोग जब लेखांकन करते हैं तो किसके नजरिए से करते हैं, व्यावसायिक सत्ता की गतिविधि से, कि भैया व्यवसाय के साथ क्या हो रहा है,
व्यवसाय ने माल बेचा है कि व्यवसाय ने माल खरीदा है? व्यवसाय ने भुगतान किया, किसको किया है? व्यवसाय ने भुगतान प्राप्त किया, किससे किया है? व्यवसाय के थॉट से सारी चीजें चलती है। तो यही बात बता रहा है, ठीक है। तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय को व्यवसाय में लगी पूंजी की सीमा तक ही व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। और यही अवधारणा क्या बोलता है? यही अवधारणा कहता है कि भैया तुम इसके लेनदार हो, ठीक है। लेनदार कौन होता है? लेने वाला। जो भी आपसे पैसा लेने वाला है, यानी जिस भी व्यक्ति को आपको पैसा देना है, वो लेनदार होता है। तो व्यापार, ये व्यवसाय के लिए व्यवसाय क्या है? लेनदार है, क्योंकि ये क्या करेगा? इसको पैसा देना है, जो पूंजी इसने लगाया है वापस करना है, तो इसीलिए लेनदार की तरह है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात हो गया, ये हो गया हमारा पृथक व्यवसाय की अवधारणा। पृथक व्यवसाय की अवधारणा को एकदम सीधा सीधा सिंपल वर्ड में क्या कहोगे? व्यापार और व्यापार के स्वामी दोनों अलग अलग हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आप समझे रहोगे, अपने लैंग्वेज में लिखोगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बोलता है मुद्रा माप अवधारणा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बोलता है कि मुद्रा मापन अवधारणा। ये क्या होता है? मुद्रा मापन अवधारणा, जिसको आप पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, लगातार पढ़ते आ रहे हो, समझते जा रहे हो कि व्यापार जो है ना, व्यापार में क्या होता है कि आपका जो व्यापार है उसमें क्या होता है? उसमें हम केवल उन्हीं चीज को लिख सकते हैं जिसे मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। जिस चीज को मुद्रा में नहीं बताया जा सकता, उन चीज को व्यापार में शामिल नहीं किया जा सकता, लेखांकन में शामिल नहीं किया जा सकता। व्यापार में तो शामिल किया जाता है, लेखांकन की पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाता, यानी उसको नहीं लिखते हैं। बस तभी लिखो जिस चीज को मुद्रा में माप सकते हो। जैसे कोई कर्मचारी है, उसे काम करते करते चोट लग गया, तो जब उसको काम करते करते चोट लग गया तो आप क्या लिखोगे? आप इतना लिख पाओगे कि उसको आपने दवा में कितना खर्चा किया, लेकिन उसे दर्द कितना हुआ, उसने तकलीफ कितना झेला, ये लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। इसलिए कहा जाता है व्यवसाय में इमोशंस की जगह नहीं होती है। इमोशंस की इसलिए जगह नहीं होती है क्योंकि इमोशंस की वैल्यू नहीं है। जिस चीज की वैल्यू है, जिस चीज को मुद्रा में नाप सकते हो, उसी चीज को लेखांकन में शामिल कर सकते हो। भाई इमोशन की कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू बता सकता है इमोशन का कितना है? नहीं है। और उसकी वैल्यू नहीं, उसकी प्राइस नहीं, उसके मुद्रा में नापा नहीं जा सकता, इसलिए लेखांकन की आवश्यकता नहीं है, लेखांकन में जरूरी नहीं है। ईमानदारी लेखांकन में लिख सकते हो? नहीं। नाप सकते हो उसको? नहीं। मुद्रा में बताया जा सकता? नहीं। बेईमानी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके लेखांकन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं बन पाती, इसे मुद्रा में नहीं नापा जा सकता। यही बोलता है कि इस अवधारणा के अनुसार समस्त लेन देन एवं घटनाएं, मुद्रा होगा, यहाँ पे भ लिख दिया गया, मुद्रा में मापी जानी चाहिए। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों एवं घटनाओं को अभिलेखित किया जाता है जिसका मापन मुद्रा में संभव हो। जिन तथ्यों का मौद्रिक मूल्य नहीं है, लेखांकन के दृष्टिकोण से उनका कोई महत्व नहीं है, चाहे यह तथ्य कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, यानी महत्वपूर्ण क्यों ना, कोई तथ्य कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी वैल्यू नहीं है, उसे मुद्रा में नहीं नापा जा सकता है, लेखांकन के लिए क्या है? एकदम बेकार है, उसको लिख ही नहीं सकते हो, वो जरूरत की चीज ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया कि 50 क्विंटल अनाज खरीदा, 10 टीन तेल खरीदा, 20,000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा, 10 कमरों वाला भवन खरीदा, 2 कंप्यूटर खरीदे, 5 टेबल और 20 कुर्सियां खरीदी। ये सारी चीजें हमने खरीदा है। इन सभी का लेखांकन तभी संभव है जब इनका मूल्य मुद्रा में दिया गया हो, व्यक्त किया गया हो। ये सारी की सारी चीजें हम लिख तो सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे? जब उनका प्राइस पता हो, है ना बात? जब उनका प्राइस पता हो। अगर 5 क्विंटल अनाज खरीदा, लेकिन उस अनाज के बदले आपने 1 भी रुपया पेमेंट नहीं किया, उसका कोई पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं है, आपने उसे मुद्रा में नहीं मापा है, तो वो लेखांकन में नहीं लिखा जा सकता। जब तक मुद्रा में ना बताओ तब तक लेखांकन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक बात समझे? यही है। चलो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट आगे देखो, इसी के बारे में आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि मुद्रा मापन की अवधारणा एक सर्वमान्य मापन इकाई वाले विभिन्न आंकड़ों को भारित करने में सहायक होती है, जिससे व्यवसाय का परिणाम एवं व्यवसाय की स्थिति की जानकारी अंकों में प्रस्तुत की जा सके। भारत में आर्थिक लेन देन और घटनाओं की मापन की सर्वमान्य इकाई क्या है? रुपया है, ठीक है। और यह जन स्वीकृत मुद्रा और व्यावसायिक व्यवहारों में विनिमय का माध्यम है। मुद्रा मापन अवधारणा यह भी देता है कि हर देश की अपनी क्या होता है, एक इकाई होती है जिसमें हम लोग सभी चीज को नापते हैं। जैसे भारत में क्या होता है? भारत में INR यानी भारतीय रुपए यानी इंडियन रुपीस, जिसका सिंबल क्या है? जिसका सिंबल है ये, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भारत में जो भी लेखांकन करते हैं इसमें नाप करके करते हैं। भारत में कभी भी लेखांकन किया जाता है ना, तो इस इकाई में INR में यानी इंडियन रुपीज में, भारतीय रुपए में, इसमें नाप करके करते हैं। कि हम जैसे कोई चीज खरीद रहे हैं, अगर वो 10 रुपए है तो हम लोग 10 रुपए में उसका लेखांकन करेंगे, 10 रुपए ऐसे, 10 रुपए में हम लोग उसका लेखांकन करेंगे। ठीक बात? तो ये बात हो गया, डन है। अमेरिका रहता है USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, है ना बात? उसमें उसका मुद्रा मापन होता है, उसमें सारी वस्तुओं का लेखांकन करते हैं। ठीक बात? तो ये बात हो गया। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा जो अवधारणा कह रहा है उसका नाम देखो क्या है?
उसका नाम है चालू व्यवसाय की अवधारणा अथवा निरंतरता संबंधी अवधारणा। अब नाम से समझ में आ रहा है और काम से भी समझो। आप खुद देखो, बताओ, आप जब व्यापार स्टार्ट करते हो, आप कोई व्यापार मान लो स्टार्ट करोगे, तो क्या आप ये डिसाइड करके स्टार्ट करोगे ये व्यापार जो है 5 साल चलेगा, ये व्यापार 3 साल चलेगा, ये व्यापार इस समय बंद हो जाएगा? आपको पता है? या सोच करके स्टार्ट करते हो? नहीं ना, सोच करके स्टार्ट भी नहीं करते हो। और लेखांकन में भी ये नियम है कि लेखांकन करते समय भी आपको ये बात मान करके लेखांकन करना चाहिए कि व्यापार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, हमेशा चलेगा, बंद नहीं होना है। यही मान करके हमें लेखांकन करना है। ठीक बात समझे? तो यही बोलता है गोइंग कॉन्सर्न, जिसको बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो है कि लेखांकन जो है ना वो लगातार 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 इस तरीके से किया जाता है कि व्यापार उसका जो है लगातार चलेगा। इसी वजह से अगर कोई रुपया देना बाकी है तो हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम आगे दे देंगे, हमारा व्यापार आगे चलता रहेगा। और कोई रुपया मिलना बाकी है तो हम उसको लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा व्यापार आगे चलता रहेगा। है ना बात? तो यही बात है, ये इसी की वजह से ये बात हो पाता है। लेखांकन में हम लोग लिख सकते हैं, बाकी को भी लिख सकते हैं। वरना अगर हमारा व्यापार बंद होने वाला है तो हम क्यों लिखने जाएंगे? हम आज जितना है उतना का हिसाब किताब करके बंद कर देंगे व्यापार। है ना बात? यही चीज है यहाँ पर। तो बोल क्या रहा है कि इस अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखांकन इस मान्यता के आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय सतत मतलब लगातार कंटिन्यू रूप से अनिश्चित काल तक जो है चलता रहेगा। इसका आशय कदापि यह नहीं है कि व्यवसाय स्थायी एवं अमर है। अच्छा, इस अवधारणा के अनुसार हम लोग लेखांकन करते हैं, लेकिन ये मान लो मत लेना कि व्यापार कभी बंद नहीं होगा। बहुत से व्यापार बंद होते हैं, रोज बंद होते हैं। तो व्यापार अमर नहीं है, स्थायी नहीं है, लेकिन लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यापार इस तरह से माना जाता है कि वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जब तक व्यवसाय के समापन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक यह माना जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा और वह वर्तमान योजनाओं की पूर्ति तथा दायित्वों के भुगतान में सक्षम है। इसके साथ साथ जो भी आपने योजना बनाई वो आगे पूरा होगा, और जो दायित्व का आगे भुगतान करना है वो आप कर सकते हो, ये माना जाता है। और व्यवसाय की ना तो इच्छा है और ना ही आवश्यकता है कि उसका समापन किया जाए अथवा उसकी गतिविधियों को सीमित किया जाए। इसमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति खराब होने तथा निकट भविष्य में बंद होने की संभावना होने पर भी लेखांकन के समय यह मान्यता रखी जाती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक निरंतर चलता रहेगा। अब देखो, आप लेखांकन करो, आप जिस व्यापार का मान लो लेखांकन करो, आपको दिख रहा है कि व्यापार धीरे 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 धराशायी हो रहा है, धीरे धीरे एकदम खराब होते जा रहा है, बंद होने के कगार पे जा रहा है। अगर आपको एक अनुभव हो गया, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो, लगातार इतने दिनों से लेखांकन कर रहे हो, आपको एक अनुभव हो गई कि हाँ कौन सा व्यापार आगे चलेगा, कौन सा व्यापार बंद होगा। आप जिस व्यापार का मान लो लेखांकन करो, दिख रहा है कि वो व्यापार अब 1 साल 1.5 साल 2 साल उससे ज्यादा अपने आप को चला नहीं पाएगा, तब भी आप लेखांकन जब करोगे ना तो ये मान करके नहीं करोगे कि 2 साल बाद ये व्यापार बंद होने वाला है उसी हिसाब से करो, नहीं। तब भी लेखांकन में ये सिद्धांत, ये जो अवधारणा है ना, ये अपने आप को क्या कहता है कि इसी हिसाब से करना है आपको लेखांकन, की व्यापार आगे चलता रहेगा। आप नहीं समझोगे, आप उसको इस तरह से नहीं लिखोगे 2 साल बंद हो जाएगा, 2 साल बाद बंद हो जाएगा। आप यही समझ के लिखोगे व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि मान लो कि आपने 2 साल बाद बंद होना सोचा और व्यापार मान लो अपने आप को रिकवर कर लिया, वापस से प्रोग्रेस कर गया, तो है ना बात। तो इसीलिए जिस दिन व्यापार बंद नहीं हो जाता है तब तक आपको लेखांकन उसी तरह से करना है जैसे कि व्यापार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसमें लेखांकन व्यवसाय के शीघ्र समाप्त होने के भय से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, इससे जो है व्यापार प्रभावित नहीं होता। ठीक है, बात समझे? और क्यों ऐसा, किसका यूज क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग लिखा करेंगे, अगर कोई भी बकाया उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, मिलने वाला बकाया भी लिखेंगे और देने वाला बकाया भी लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा व्यापार आगे चलेगा, हम लोग उसे इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, अगला हमारा जो है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लागत अवधारणा। अब ये अवधारणा क्या करा, अगला बोलता है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, लागत अवधारणा जो समझाता है वो क्या समझा रहा है कि इस अवधारणा के अनुसार समस्त स्थायी संपत्तियों का लेखांकन उसके लागत मूल्य अथवा क्रय मूल्य पर किया जाना चाहिए। मतलब यही इसका मेन पॉइंट है कि हमारा जो भी संपत्ति हम लोग व्यापार में लिखते हैं ना, उस संपत्ति को खरीदते हैं तो कुछ खर्चा करते हैं, ठीक है, तो उसकी अपनी कुछ लागत बनती है, उसी को आधार बना के अपना लेखांकन करना चाहिए। अब संपत्तियां क्या होती हैं, उनका प्राइस मार्केट में हमेशा बदलता रहता है। किसी संपत्ति का प्राइस भविष्य में बढ़ भी जाता है तो किसी घट जाता है। जैसे भूमि है, भूमि का प्राइस बढ़ सकता है, और जो है मान लो बाकी कोई संपत्तियां वो प्राइस घटता रहता है ना बात। तो ऐसा नहीं कि उसका प्राइस घट रहा है तो आप घटते हुए मूल्य पे डाल दो और बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए मूल्य पे लिखने लगो, ऐसा नहीं है। आपका क्या होगा, लेखांकन में जो संपत्तियां हैं उसको लिखने का जो आधार बनेगा, आपने उस संपत्ति को जिस मूल्य पे खरीदा है, यानी उस मूल्य का जो लागत है, उसी आधार पे आप हमेशा उसका मूल्यांकन करते हुए संपत्तियों को लिखते जाओगे। कभी नहीं कि व्यापार में अगर भविष्य में दाम बढ़ गया तो आप बढ़े हुए दाम पे लिखना स्टार्ट कर दो, या घट गया तो घटे हुए दाम पे लिखना स्टार्ट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जिस मूल्य पे आपने लिखा वही उसका आधार बनेगा, वही आधार बनेगा, उसी के हिसाब से लिखोगे, इसीलिए इसको लागत अवधारणा कहते हैं, यानी जो लागत था वही आधार बना है। ठीक है, तो लेखांकन के समय उसके वर्तमान मूल्य अथवा प्रतिस्थापन मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आगामी वर्षों में स्थायी संपत्तियों पर हरास जो है ना, उसके क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य पर ही अपलिखित किया जाना चाहिए। और जो देखो संपत्तियों का मूल्य धीरे धीरे कम किया जाता है, लेकिन वो कैसे किया जाता है, वो लागत मूल्य जो होता है ना, उसी के आधार पे आप हरास निकालते हो, और हरास निकाल के उसी के हिसाब से अपना लेखांकन करते हो। यानी मेन बेस क्या है, मेन बेस संपत्ति के लेखांकन का उसका लागत ही है, लागत मूल्य, तो उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, तो इस अवधारणा में संपत्ति जिस मूल्य पर प्राप्त की जाती है उसका लेखा उसी मूल्य पर किया जाता है, तथा ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें प्राप्त करने की कोई लागत ना हो उन्हें लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जैसे तकनीकी कुशलता में वृद्धि। लेखांकन में यह भी याद रखना कि जिस चीज की लागत है उसी को हम लोग लिख सकते हैं, जिसकी लागत नहीं उसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आपने कुछ विकास कर लिया, कोई नया चीज आपने कुछ बना लिया है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई लागत नहीं लगी है, उस पर कोई खर्च नहीं लगा है ना बात। काम करते करते आपने कोई ऐसा काम करने का एक तरीका उत्पन्न कर लिया जिससे आपको प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन उस पर आपका कोई खर्चा नहीं लगा है, तो आप उसको लिख थोड़ी ना पाओगे, उसकी लागत नहीं है। जब तक किसी चीज की लागत ना हो तब तक आप लिख नहीं सकते हो, तो ये भी याद रखना, लागत होगा तभी लेखांकन का वो विषय वस्तु है, लागत नहीं है तो लेखांकन का विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हमारा है द्विपक्षीय अवधारणा। अब द्विपक्षीय अवधारणा क्या है, इसके आगे एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद उसी चैप्टर से संबंधित ये बात है। द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली एक है, लेखांकन का अपना एक प्रणाली उसी पे आधारित है। ये क्या कहता है कि हम लोग लेखांकन में, ठीक है, हम लोग लेखांकन में जिन भी सौदों को लिखते हैं, हम लोग लेखांकन में जिन भी सौदों को लिखते हैं, जब भी सौदों को लिखते हैं तो उसका लेखा हमेशा दो पक्ष में होता है। एक पक्ष जो है लेखांकन में डेबिट कर दिया जाता है और दूसरा पक्ष जो है क्रेडिट कर दिया जाता है, और हमेशा एक सौदा डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में लिखा जाता है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यही हमारा द्विपक्षीय अवधारणा कहता है कि हर सौदे में कम से कम दो पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा, एक पक्ष डेबिट दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा, और हमेशा ये दोनों विपरीत होंगे, यानी बराबर बराबर अंक से डेबिट और क्रेडिट होंगे। इसीलिए भविष्य में डेबिट और क्रेडिट बराबर ही हमेशा चलता रहता है लेखांकन में। अब देखो इसके बारे में क्या बोला है कि इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार दो पक्ष में होते हैं और इन व्यवहारों के दोनों पक्षों पर समान विपरीत प्रभाव पड़ता है, समान इसलिए बराबर बराबर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक पक्ष विकलित यानी डेबिट तथा दूसरा पक्ष समाकलित यानी क्रेडिट होता है। यह व्यवहार एक ओर से संपत्ति को प्रभावित करता है तो वहीं दूसरी ओर से संपत्तियों के प्रति पूंजी या दायित्वों को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, ये जो है एक व्यवहार संपत्ति को प्रभावित करता है, जैसे ये डेबिट वाला क्या है, डेबिट वाला संपत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, और क्रेडिट वाला क्या है, क्रेडिट वाला दायित्व को प्रभावित करता है, दायित्व। और अभी आपने सीखा है ना बात, अभी आपने सीखा क्या कि पृथक व्यवसाय की अवधारणा में आपने जाना कि जो संपत्ति, जो पूंजी प्राप्त करता है व्यापार, उसे भी वो अपने पास एक दायित्व की तरह रखता है कि नहीं, तो पूंजी भी दायित्व है ना। तो इसीलिए क्या है, यहां पर संपत्ति या तो पूंजी बोल लो या तो दायित्व बोल लो, ठीक है, ये दोनों बोल लो, इन दोनों पे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा लेखांकन समीकरण बन जाता है क्या, संपत्तियां बराबर दायित्व देता है यानी दायित्व प्लस पूंजी। संपत्तियां क्या है, डेबिट हो गया, और ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे क्रेडिट हो गए। अब देख लो डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर चलते रहते हैं, हर सौदे में ऐसा काम होता है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर चलते रहते हैं। हम हर सौदा जो है संपत्ति पे या तो दायित्व पे, देखो संपत्ति पे प्रभाव डालेंगे फिक्स है, और दायित्व पे भी प्रभाव डालेगा, या तो दायित्व पे प्रभाव डालेगा या तो पूंजी प्रभाव डालेगा, यानी कुल मिला के ऐसा चलता जाएगा कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर चलते रहेंगे, कभी भी अलग अलग शेष नहीं आएगा। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग समान होता है, और इसी वजह से बैलेंस शीट जब बनाओगे, आप हमेशा सुने भी होगे, बैलेंस शीट के ऊपर मीम्स भी बहुत से बनते हैं कि बैलेंस शीट हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं है तो लेखांकन गलत है। बैलेंस शीट बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसी अवधारणा के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं ना, डेबिट और क्रेडिट वाले। ठीक है, तो बराबर होने चाहिए। संपत्ति में वृद्धि होने से पूंजी अथवा दायित्व में भी वृद्धि जरूर होगा। इस अवधारणा को लेखांकन के आधारभूत समीकरण के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये देखो लेखांकन का आधारभूत समीकरण है, और इसी समीकरण के हिसाब से एक चैप्टर भी है न्यूमेरिकल का, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट हमारा जो अवधारणा है उसे हम लोग कहते हैं उपार्जन अवधारणा। ये कई बार जो है आगे पूछा जाता है, इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना। उपार्जन अवधारणा, वैसे बहुत से अवधारणा जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 13 के 13 अवधारणा इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना, सब इंपॉर्टेंट, सब जरूरी है, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ये। अब उपार्जन अवधारणा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, देखो ये क्या कहता है, तो ये बताता है कि इसे लागत एवं आगम में अनुरूपता की अवधारणा अथवा प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहा जाता है। इसका दो नाम और है, आगम एवं लागत एवं आगम में अनुरूपता की
क्या अवधारणा, या फिर प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यह अवधारणा नगद वसूली यानी नगद में पैसा आपको मिल गया वो, अथवा नगद वसूल करने का अधिकार, यानी या तो आप नगद वसूली हो गया हो, या तो आपको यह अधिकार प्राप्त हो गया कि आप उससे नगद वसूल कर लोगे। ठीक है, इसका और इसके साथ साथ नगद भुगतान अथवा नगद भुगतान के वैधानिक दायित्व, अथवा जो है इसके साथ साथ तथा नगद भुगतान यानी आपने उसको दे दिया है, या फिर आपके ऊपर ये दायित्व बन चुका है वैधानिक कि आपको उसको देना है। ठीक है, यानी एक तरह से बोल दिया आगम, जो पैसा आने वाला है उसको हम लोग आगम कहते हैं, या आ चुका है या आने वाला है वो आगम हो गया, जो पैसा देना है या दे चुके हैं वो लागत हो गया। तो इसीलिए इसको देखो लागत एवं आगम में अनुरूपता की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, कि मध्य जो है आगम और व्यय के संदर्भ के अंतर को स्थापित करती है। प्रत्येक व्यवसायिक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापारिक परिणाम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखो हर व्यापारी चाहता है कि उसको अपना व्यापार जो चला रहा है उसकी जानकारी उसको मिलता है। व्यापार क्यों चला रहा है, लाभ कमाने के लिए ना। तो हर एक व्यापारी नहीं चाहता कि उसे जो है लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन है उसका, उसको जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हर व्यापारी जो है अपना परिणाम जानना चाहता है कि उसे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वो जानना चाहता है। और यह परिणाम एक निश्चित अवधि के आगम यानी आय और उसी निश्चित अवधि के हुए व्यय से तुलना करके प्राप्त किया जा सकता है। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है इसके बारे में कैसे पता चलेगा, भाई आपने आय ज्यादा कमाया और आपने खर्चा यानी व्यय कम किया यानी आपको लाभ है। अगर आपने आय कम कमाया और आपने खर्चा ज्यादा किया यानी व्यय ज्यादा किया यानी आपको हानि है। यानी आय और व्यय की आप जब तुलना करोगे तभी तो पता चलेगा कि लाभ है कि हानि है। यानी आय और व्यय की क्या करोगे, तुलना करना होगा, है ना बात। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहते हैं। कि प्रयत्न यानी आपने जो कोशिश किया यानी आपने जो लागत लगाया, प्राप्ति यानी आपने जो आगम किया है, यानी लागत एवं आगम की अनुरूपता, यानी इन दोनों की तुलना करेंगे तभी जाके हमें क्या पता चलेगा, हमें जो है अपना परिणाम पता चलेगा। तो लाभ और हानि की जानकारी के लिए इससे हम लोग इस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे उसका जो है नगद भुगतान या प्राप्ति हुई हो अथवा ना हुई हो। तो कुल मिला के ये बात है कि आगम और व्यय इसकी तुलना करके हम लोग इस अवधारणा के तहत क्या प्राप्त करते हैं, अपना परिणाम प्राप्त करते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। लेकिन ये तुलना करने के लिए बता नहीं ना स्पष्ट, यह अवधारणा आपको स्पष्ट ये बात बता रहा है कि आप जो है ना, आप उन आगम में उन सभी को शामिल करो जो आपको मिल गया है या जिसको लेने का आपको अधिकार मिल गया है। और यह अवधारणा यह बता रहा है कि आप व्ययों में उन सभी व्ययों को शामिल करो जिसका आपने भुगतान कर दिया है या फिर करने के लिए वैधानिक दायित्व आपके ऊपर चढ़ गया है। यही ये बता रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा क्या, इस आधार पर अदत्त व्यय यानी जिस व्यय को देना बाकी है, पूर्वदत्त व्यय यानी जो व्यय आपने एडवांस में दे दिया है, उपार्जित आय यानी जिस आय को लेना बाकी है, अनुपार्जित आय यानी जिस आय को आपने एडवांस में ले लिया है, को ध्यान में रखकर ही लेखांकन का कार्य किया जाना चाहिए। इसके अनुसार निम्नलिखित आय अथवा व्यय चालू वर्ष से संबंधित माने जाते हैं। यह अवधारणा बोलता है क्या कि आप कोई भी आय रखो या कोई भी व्यय रखो, उन्हीं आय और व्यय को शामिल करो जिसका संबंध चालू वर्ष से होगा। तो यही पॉइंट बता रहा है, चालू वर्ष से संबंधित आय को रखना है और चालू वर्ष से संबंधित व्यय को ही रखना है, चाहे वो गत वर्ष में प्राप्त हो चुकी हो अथवा चालू वर्ष में प्राप्त हुई हो अथवा आगामी वर्ष में प्राप्त होनी शेष हो, चाहे वो चालू वर्ष में किया गया हो अथवा गत वर्ष में ही कर दिया गया हो अथवा आगामी वर्ष में किया जाना शेष हो। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप आय में केवल ऐसे ही आय को शामिल करो जो चालू वर्ष से संबंधित है। यानी मान लो कि आपका जो है चालू वर्ष मतलब वर्तमान वर्ष। ठीक है, जैसे मान लो आपका वर्तमान वर्ष कौन सा चल रहा है, 2025। ठीक है, और गत वर्ष कौन सा है, 2024। आगामी वर्ष कौन सा है, 2026। ठीक है, ये मान लो। तो आप लेखा कर रहे हो ना, तो आप लेखा किसके लिए कर रहे हो, आप लेखा वर्तमान वर्ष के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब इस वर्ष का आपको ना, इस वर्ष का ही आपको इनकम चाहिए और इस वर्ष का ही आपको एक्सपेंसेस चाहिए। ठीक है, इस वर्ष का ही इनकम चाहिए और इस वर्ष का ही आपको एक्सपेंसेस चाहिए, है ना बात। अब यहां पर क्या बोला कि जो इनकम है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वर्ष का इनकम आपको पिछले वर्ष में ही मिल गया हो। बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मिल सकता है अगर पिछले वर्ष कोई एडवांस दे दिया होगा। सोचो, अगर पिछले वर्ष अगर कोई एडवांस दे दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसी वर्ष के लिए एडवांस दिया होगा। तो अगर इस वर्ष का पैसा पिछले वर्ष भी मिल गया है तो भी आप लिखोगे, ठीक बात, डन है। और इस वर्ष का पैसा अगर आपको इसी वर्ष मिला है तो भी आप लिखोगे, या फिर इस वर्ष का पैसा आपको अगले वर्ष में मिलना हो तो भी आप लिखोगे। मतलब इस वर्ष का पैसा अगले वर्ष मिलना हो, मतलब इस वर्ष का पैसा अगले वर्ष तभी मिलना होगा जब आप इस वर्ष में क्या करोगे, बकाया लगा दोगे। ठीक है, तो इस वर्ष का बकाया लगाओगे तो यानी अगले वर्ष मिलेगा ना, तो भी आपको लिखना है। कुल मिला के आपको ये निकालना है कि चालू वर्ष का पैसा होना चाहिए। ठीक है,
चालू वर्ष का पैसा होना चाहिए, कुल मिला के यही आपको निकालना है। तो ये आय के लिए भी ऐसे ही, व्यय के लिए भी ऐसे ही, आय में भी वही बात है, व्यय में भी वही बात है, चालू वर्ष से संबंधित निकालना हो, चाहे वो पिछले वर्ष में दे दिया गया हो या इस वर्ष में मिला हो या अगले वर्ष में देना बाकी हो, ठीक है, वो चालू वर्ष का होगा तो लिख दोगे। यही बताता है उपार्जन अवधारणा। ठीक, बात डन है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा बताता है मिलान अवधारणा। चालू अवधारणा को ही पूरा करता है ये मिलान अवधारणा। चालू अवधारणा, चालू अवधारणा का अभी हम लोग ने जो सीखा आगम और प्रयत्न, आगम और लागत वाला अवधारणा जो है उसी का ये जो है पूरा पूरक है, उसी को पूरा करता है। वो बोलता है कि आगम में क्या डालो, यानी आय में क्या क्या लिखो, व्यय में लागत में क्या क्या लिखो, वो ये समझाता है और उन दोनों को मिलान करके परिणाम निकालने की बात कहता है ये। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मिलान अवधारणा। ये क्या कहता है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध परिणाम की जानकारी प्राप्त करना है और इस अवधारणा के अनुसार एक निश्चित अवधि में अर्जित आगम तथा उस आगम के लिए किए गए व्यय का मिलान शुद्ध परिणाम जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, जानने में किया जाता है। इसमें अवधि विशेष के लाभ हानि की गणना उस अवधि के समस्त आय और उसके बदले रोकड़ प्राप्त हुई हो अथवा न हुई तथा समस्त व्यय चाहे उसके भुगतान रोकड़ में किया गया हो अथवा ना किया गया हो का अभिलेखन आवश्यक है। तो देखो भाई, मिलान अवधारणा जो है ना, ये जो हमारा पिछला अवधारणा था लागत और आगम अवधारणा, उसी का पूरक है। वो ये बता रहा है कि किस आय को शामिल करना, किस व्यय को शामिल करना, वो ये बात समझा रहा है। लेकिन मिलान अवधारणा क्या कर रहा है, मिलान अवधारणा कह रहा है कि भैया उसको लिख करके केवल काम नहीं चलेगा, उसको लिख तो दिया लेकिन लिख क्यों रहे हैं, क्या कारण है, क्योंकि हर एक व्यापारी अपने व्यापार का शुद्ध परिणाम जानना चाहता है, लाभ और हानि जानना चाहता है, और लाभ और हानि जानने के लिए उन्हीं जो आगम आपने लिखा, उन्हीं जो व्यय आपने लिखा, उन दोनों के बीच में तुलना करना पड़ेगा कि आय कितना है, व्यय कितना है। अगर आय ज्यादा होगा, व्यय कम होगा, तो दोनों का डिफरेंस मिलान करने में पता चलेगा कितना है, वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर व्यय ज्यादा है और आय कम है, दोनों का मिलान किया, दोनों का डिफरेंस पता चला, हानि होगा। ठीक है, यही मिलान अवधारणा बोलता है। चलो नेक्स्ट बात क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा बोलता है अवधि अवधारणा। अब इतना देर से हम लोगों ने जान लिया कि मिलान करना है, आय व्यय का करना है, ये करना है, वो करना है, आय व्यय लिखना है, ये सब बात जानिए। लेकिन भाई कितने समय तक का आय लिखेंगे, कितने समय तक का व्यय लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। और हम लोग एक अवधारणा जानते हैं कि व्यापार क्या है, लेखांकन हम लोग इस प्रकार से करते हैं ना, हम लोग ये बात जानते हैं कि लेखांकन में इस प्रकार से करना होता है कि व्यापार निरंतर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। एक ऐड आता है ना, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, वही वाला यहाँ पे है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लेखांकन भी जो है चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। आपके लेखांकन के नजरिए में व्यापार भी चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कभी रुकना नहीं है, कभी रुकेगा नहीं। तो भैया आप खुद देखो, किसी भी चीज का आपको अंतिम परिणाम जानना है कि क्या हुआ, हम इस काम को किए तो हमें रिजल्ट क्या निकला, वो कब पता चलता है, लास्ट में पता चलता है ना, जब वो अंत होता है तभी ना पता चलेगा। यार जब तक काम चल रहा है तब तक आप उसका परिणाम कैसे निकाल लो, कैसे कभी निकाल सकते हो, जब तक अंत ना हो जाए तब तक परिणाम की पता नहीं चलता है ना बात, समझे। मूवी आपका अच्छा है कि बुरा है वो कब पता चलेगा, जब मूवी की अंत हो जाती है। अब बीच में कभी कभी क्या होता है, चीजें इधर उधर होती है, लेकिन सब जो क्लाइमैक्स होता है, मूवी का जो एंडिंग होता है, उसी को देख करके फाइनली आप डिसाइड कर पाते हो कि मूवी अच्छा था कि बेकार था, है ना बात। एंडिंग जो है महत्वपूर्ण होता है, एंडिंग पे ही रिजल्ट पता चलता है कि भैया क्या हुआ, हीरो जिंदा बचा कि हीरो को मार दिया गया, विलन ताकतवर था, कौन है ना बात। ये आपको एंडिंग में ही पता चलता है कि क्या कॉन्सेप्ट है। वही यहां पर भी है कि आप जब व्यवसाय कर रहे हो, और व्यवसाय भाई कब, व्यवसाय का परिणाम भी कब निकलेगा, जब एंडिंग होगा। लेकिन लेखांकन तो कह रहा है कि व्यवसाय का अंत ही नहीं होगा, तो फिर तो परिणाम निकलने से रह गया, फिर तो परिणाम निकलने से रह गया। तो इसी वजह से यह अवधारणा का जन्म हुआ। इस अवधारणा को कहते हैं अवधि अवधारणा। अवधि अवधारणा यह कहता है कि आप अपने व्यापार का जो इतना बड़ा जीवन काल है, अनिश्चित जीवन काल, अनिश्चित जीवन काल, यार कब तक चलेगा नहीं पता, इतना बड़ा जो अनिश्चित जीवन काल है, उस जीवन काल को खंडों में बांट दो, टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग व्यापार को क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड बनाते समय, यानी लेखांकन अवधि बनाने के लिए हम लोग इसे जो है खंडों में जब बांटते हैं, तो उसे हम लोग किस खंड में बांटते हैं, हम लोग उसे अकाउंटिंग ईयर में बांट देते हैं। अकाउंटिंग ईयर यानी लेखांकन वर्ष, ठीक है, लेखांकन वर्ष में बांट देते हैं। यानी हमारा जो है लेखांकन की अवधि क्या होती है, हमारी लेखांकन की अवधि होती है 1 साल, है ना बात। हमारे लेखांकन की अवधि क्या होती है, हमारे लेखांकन की अवधि होती है 1 साल, 1 ईयर। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि हर साल अपने लेखांकन का परिणाम निकाल लेते हैं कि भैया हमारा हर साल व्यापार का हम लोग परिणाम देखते चलते कि 1 साल में व्यापार ने क्या पोजीशन पाया, लाभ कर रहा है कि हानि कर रहा है, व्यापार की स्थिति क्या है। ठीक है, और ये 1 ईयर जनरली क्या होता है, आज के समय में विश्व में अधिकांश जगह एक रुकता लाने के लिए
क्या माना गया है कि सभी के सभी व्यापार अपना जो है अकाउंटिंग पीरियड इस तरह से रख रहे हैं, क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, विश्व में ज्यादातर व्यापार अपना अकाउंटिंग पीरियड कैसे रख रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड बन गया। तो जो अंतिम तिथि हो गया 31 मार्च, 31 मार्च को फाइनल पता चलता है कि भैया पूरे वर्ष के दौरान आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हम लोग पूरा पूरा लेखांकन अपनी इस अवधि में रख करके रखते हैं और एक अवधि बना दिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक साल, अच्छा कभी कभी क्या होता है व्यवसाय को पहले ही जानकारी लेना पड़ता है, पहले ही भैया हमारा क्या चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, बात समझे, पहले ही जानकारी लेना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जो व्यापारी होता है वो बीच में भी जानकारी ले सकता है, यानी 3 महीने की पोजीशन भी निकाल सकता है, 6 महीने की भी पोजीशन निकाल सकता है ना बात। साल भर का तो निकालना निश्चित है कि वो करेगा, लेकिन वो बीच में जानकारी लेने के लिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ऐसे भी निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन लेखांकन अवधि कितने वर्ष का होता है अगर पूछा जाए तो 1 वर्ष का होता है। कब से कब तक होता है, अकाउंटिंग ईयर कितना होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, ये डन है। तो यही बोलता है, ये उदाहरण क्या बोल रहा है कि व्यवसाय का जीवन अनिश्चित होता है, अतः यह आवश्यक है कि व्यवसाय के परिणाम और आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए व्यवसाय के जीवन काल को ध्यान में रखते हुए उसे सुविधा अनुसार छोटी छोटी अवधियों में विभक्त किया जाए, वरना तो भाई परिणाम निकलने से रहा अगर नहीं विभक्त करोगे तो। ठीक है, ऐसा छोटा एवं व्यवहारिक समय चक्र जो लेखांकन अवधि कहलाता है, यही जो छोटा छोटा आपका समय है यही लेखांकन चक्र कहलाता है। और लेखांकन अवधि कहलाता है, जो समय चक्र होता है वो लेखांकन चक्र अवधि कहलाता है, जो ये हमने बताया। ठीक है, और यह अवधि इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि बार बार वित्तीय विवरण तैयार करने में कठिनाई हो, और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि लेखांकन की सूचनाएं व्यर्थ होकर रह जाए। अब हमें यह अवधि जब निर्धारित करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एकदम छोटा कर लो या भैया हर हफ्ते बनाने लगो, पता लगा लेखांकन करते करते ही माथा पच्ची हो जाएगा, आप कुछ और नहीं कर पाओगे। और इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसका जो है अर्थ ही ना निकाल पाए। 10-10 साल पे आप जो है निकाल लो यार, तो 10 साल में कई चीजें उथल पुथल हो जाएगा ना, कई चीजें बदल जाएगा ना, तो फिर उसका जो परिणाम निकलेगा वो जो है सटीक तरीके से आप उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, वो व्यर्थ निकल जाएगा लेखांकन सूचना। इसीलिए जो है एक नॉर्मल जो है अवधि बनाया गया। ठीक है, तो वर्तमान में यह अवधि विधान द्वारा निश्चित की जाने लगी, जो प्रायः क्या है 1 वर्ष की होती है। आज के समय में लेखांकन अवधि जो है कानून बना रही है, और जनरली क्या है विश्व में अधिकांश जगहों पे क्या हो रहा है, यही अकाउंटिंग पीरियड रख रहा है 1 ईयर का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। डन है बात। ठीक है, चलो ये अवधि अवधारणा हो गया। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद हमारा अगला देखो, अगला हमारा बोला क्या, रूढ़िवादिता अवधारणा। अब ये रूढ़िवादिता अवधारणा क्या है इसको जानो। रूढ़िवादिता अवधारणा, रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं पता है आपको, रूढ़िवादी किसे कहते हैं। जनरली रूढ़िवादी जब आपसे पूछेंगे ना तो आप लोग यही बोलने लगोगे कि पुराने ख्यालात के लोग, पुराने लोग, बूढ़े लोग, ऐसे लोग यही, क्योंकि हम लोग अक्सर उनको रूढ़िवादी समझते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं इसी वजह। लेकिन एक्चुअल में रूढ़िवादी का मतलब जानते हो क्या होता है। रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो एकदम सुरक्षित रहना चाहते हैं, जिन्हें परिवर्तन से डर लगता है ना बात, ऐसे लोग रूढ़िवादी होते हैं। सुरक्षित जो है भैया, एकदम अपने आप को सुरक्षित कर लो, अपने आप को एकदम घेरा बंद कर लो, हम एकदम सुरक्षित रहें, बस वही है, वही रूढ़िवादी है। समझे बात, समझे। तो रूढ़िवादिता अवधारणा क्या कहता है, ये भी क्या कहता है, सुरक्षित करना, अपने लेखांकन को एकदम सुरक्षित रखने, अपने व्यवसाय को एकदम सुरक्षित रखे, यही रूढ़िवादिता की अवधारणा कहता है। और लेखांकन सुरक्षित कैसे होता है, व्यवसाय सुरक्षित, लेखांकन मतलब व्यवसाय की बात कर ले, व्यवसाय सुरक्षित कैसे होता है, तो व्यवसाय सुरक्षित इस तरह से होता है कि रूढ़िवादिता अवधारणा यह कहता है कि जो भविष्य में होने वाले हानियां हैं उनको लिख लो। ठीक है, भविष्य में होने वाली हानियां हैं उनको लेखांकन में लिखो, लेकिन जो भविष्य में होने वाले लाभ हैं उनको मत लिखो। ये है रूढ़िवादी लोगों का दिमाग। रूढ़िवादिता अवधारणा ये कहता है कि भावी हानियों को लिख लो लेकिन भावी लाभों को मत लिखो। इसका असर क्या पड़ेगा, दिमाग लगाओ। अगर आप भावी हानियों को लिख देते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लो भविष्य में वो हानि हो गया तो आप तो लिखे हो, आप पहले से तैयार हो, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आप उसके लिए तैयार थे, आप लिख चुके थे। लेकिन मान लो अगर वो हानि नहीं हुआ तो आप अपने आप को हानि मान के चल रहे थे, लेकिन वो हानि नहीं हो तो एक तरह से वो आपको लाभ की तरह से नहीं करने लगेगा, फायदा करने लगेगा ना। और इसका उल्टा देखो, क्या बोला है कि भविष्य के लाभों को मत लिखो, ये बोला है ना। अगर आप भविष्य के लाभों को नहीं लिखते हो तो मान लो भविष्य में लाभ नहीं हुआ तो आप तो पहले से तैयार थे कि नहीं होगा, आप तो नहीं लिखे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने भविष्य के लाभ को लिख लिया है और उसके बाद वो लाभ ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई तो वो एक तरह से हानि के तरह नहीं असर कर देगा आपके ऊपर, आपके ऊपर वो हानि की तरह असर करता है, बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। इसीलिए बोला कि भविष्य के लाभों को मत लिखो। यही बोलता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादिता अवधारणा ये बोलता है कि भावी हानियों को लिख लो लेकिन भावी लाभों को मत लिख लो। इसके साथ साथ रूढ़िवादी का ये बोलता है कि भैया आप जो है ना लागत मूल्य हो या बाजार मूल्य हो, जो भी कम हो उस पर लेखा करो, ये भी बोलता है रूढ़िवादिता। यानी ये हमेशा बोलता है कि हानि की तरफ भागो,
हानि की तरफ चीजों लिखो, हानि जैसी चीजों को लिखो, अपने व्यापार को कम से कम आंको। ठीक है, यही बोलता है रूढ़िवादिता। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, तो ये बता रहा है कि इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों एवं आयों का मूल्यांकन इस प्रकार के वैकल्पिक मूल्यों पर किया जाना चाहिए जिससे लाभ कम से कम प्रदर्शित हो। इसका मेन उद्देश्य ये कि आप अपने व्यापार में कम से कम लाभ प्रदर्शित करो। रियलिटी में भले ही ज्यादा होता है लेकिन कम से कम प्रदर्शित करो, यही रूढ़िवादिता बोलता है। इसमें सभी अनिश्चितताओं, जोखिमों और हानियों के लिए व्यवस्था की जाती है और किंतु अनिश्चित या भावी लाभों की कोई आशा नहीं की जाती है। जो अनिश्चित और भविष्य का लाभ होना है उसका कोई आशा नहीं है, नहीं लाभ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया जो भविष्य में हानि होने वाला है उसको जरूर हम तैयार रहेंगे उसके लिए। ठीक है, इस अवधारणा का उपयोग चालू संपत्तियों के मूल्यांकन में अधिक किया जाता है, जैसे अंतिम स्कंद ये चालू संपत्ति है। ठीक है, और इसका जब मूल्यांकन किया जाता है तो जो लागत मूल्य होता है या फिर बाजार मूल्य होता है, इनमें से भी जो कम हो उसी मूल्य पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो कम होगा उसी पे, हमने बोला ना इस पे दो ही मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि भावी हानियों को लिख लो, भावी लाभों को मत लिख लो। दूसरा क्या कहता है कि ये जब चालू संपत्तियों को लिखता है तो बोलता है क्या कि लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में से जो कम रहेगा उस पर लिखो ताकि लाभ कम से कम दिखे, यही बोलता है। ठीक है, रूढ़िवादिता अवधारणा के दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला तथ्य क्या कहता है कि सभी प्रकार के भावी संभाव्य हानियों के लिए व्यवस्था करें किंतु भावी आय सम्मिलित ना करें। पहला तथ्य ये बोला जो हमने समझाया। और दूसरा तथ्य देखो क्या बोला है कि संपत्ति के मूल्यांकन के विभिन्न वैकल्पिक विधियों में से केवल उसी विधि का चयन किया जाए जिससे संपत्ति का मूल्य अन्य विधियों की तुलना में कम निर्धारित हो। यही दो पॉइंट हमने भी समझाना, ये दो पॉइंट यहां भी बोला है। तो यही इस अवधारणा का जो है मेन कॉन्सेप्ट है, मेन बात आता है। ठीक है, अगला हमारा जो अवधारणा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वसूली अवधारणा। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो वसूली अवधारणा ये क्या बताता है, नाम से ही समझो वसूली यानी वसूल के लेकर के पैसा आने को लेकर के कुछ बात जरूर बोलेगा। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार कोई भी आय उस समय अर्जित अथवा वसूल ही मानी जाती है जब वो वसूल हो जाए अथवा उसका वसूल होना सुनिश्चित हो जाए। यानी यह अवधारणा कहता है भाई कि आप किसी भी आय को तभी लिखो, तभी उसको आय मानो जब वो या तो आपने कमा लिया है यानी आपने वसूल कर लिया, आपको मिल गया हो, या फिर मिलने की वैधानिक अधिकार आपको मिल गया कि भैया आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैधानिक मतलब भाग नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तभी उसको लिखोगे वरना नहीं लिखोगे। ठीक है, ये बात बोलता है। वसूल होना तब सुनिश्चित माना जाता है जब वस्तु या सेवा का हस्तांतरण ग्राहक हो जाए। वसूल होना तभी माना जाएगा जब वस्तु या सेवा आप ग्राहक को हस्तांतरित कर दोगे। अगर हस्तांतरित नहीं किया तो वसूल नहीं है। जैसे कि माल का ऑर्डर हो गया, आप उसको वसूल होना मान लोगे, आदेश हो गया, आदेश तो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन अगर माल का ऑर्डर हो गया और आपने माल उसको पहुंचा दिया, अब आप लिख दोगे, भले अभी पैसा मिला हो या ना मिला, लेकिन आप लिख दोगे क्योंकि वैधानिक अधिकार आपको मिल गया कि अब आपको लेना है क्योंकि आपने उसको माल दे दिया है। समझे बात, यही यहां पर है। ठीक है, केवल क्रय आदेश की प्राप्ति से आय वसूल नहीं मानी चाहिए। तो यही बात आ गया ना, आदेश से आप वसूल मत मान लेना। ठीक है, और उदाहरण में यहां दे दिया कि यदि किसी ग्राहक से क्रय आदेश अप्रैल माह में प्राप्त हुआ हो और माल मई में तैयार हुआ हो और माल की सुपुर्दगी जून में की गई हो और माल के मूल्य की वसूली अगस्त माह में हुई हो। समझ लो बात क्या, माल का आदेश अप्रैल में मिला, मई में माल तैयार हुआ और माल जो डिलीवर हुआ वो जून में हुआ और माल जो है पैसा उसका अगस्त में मिला, तो आप उसको लेखांकन में किस महीने में शामिल करोगे, किस महीने में, जिस महीने में माल को डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार माल की सुपुर्दगी विक्रय माह जून में है। ठीक है, अतः जून माह में विक्रय से प्राप्त आय का वसूली आय मानी जाएगी। तो हमने क्या बोला, जिस समय डिलीवर करोगे उसी समय आपको जो है अपने लेखांकन में शामिल कर लेना। ठीक है, उससे पहले मई अप्रैल इसको कोई मतलब नहीं, इग्नोर है। आपने जून में शामिल कर ले कि पैसा मिलने वाला, अगस्त में पैसा मिलेगा, उसकी भी एंट्री कर लोगे, है ना बात, ये बात हो गया। चलो नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा अवधारणा है जिसे हम लोग कहते हैं सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा। ये क्या कहता है, ये बड़ा सिंपल सा अवधारणा है। सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा ये बोलता है कि भैया लेखांकन में आप मनगढ़ंत चीजें नहीं लिखोगे, मन है तो लिख दिया, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो। मनोहर कहानियां थोड़ी ना चल रही कि आप अपनी कहानी बना के उसमें लिख दोगे, है ना बात। इसमें क्या है, लेखांकन में क्या होता है, लेखांकन में केवल उन्हीं चीज को लिख सकते हो जो प्रूफ करने के लिए जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हो। जैसे आप जब माल खरीदते हो तो बिल आता है ना, तो बिल रहेगा, वो प्रमाण कर सकता है कि आपने माल खरीदा है। जब आपने माल बेचा है तो बिल काट कर दिया, उसका कार्बन कॉपी है आपके पास, वो प्रमाण रहेगा कि आपने जो है माल बेचा है। ठीक है, आप किसी से पैसा लेते हो तो आप एक रिसिप्ट काट के देते हो, उसका कार्बन कॉपी आपके पास प्रमाण है। आप किसी को पैसा देते हो, वहां से रिसिप्ट मिलता है, उसका जो रिसिप्ट है वो आपका प्रमाण है। यानी लेखांकन में किसी भी सौदे को तभी लिखा जाएगा जब उसके लिए आपके पास प्रमाण हो।
सत्यापन करने के लिए कि भैया ये सौदा हुआ है, उस सौदे को सत्यापित करने के लिए जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक लेखांकन में आप उसको लिख नहीं सकते हो। तो हर एक लेखे के लिए एक प्रमाण होता है, ठीक है। यही बात यहां पे बताया कि इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन के अंतर्गत अभिलिखित समस्त तथ्यों, हर एक बात के लिए सत्यता की जांच बाह्य प्रमाणकों से की जानी चाहिए और बाह्य प्रमाण से हासिल उन दस्तावेजों एवं प्रमाणकों से जिनके आधार पर लेखांकन के कार्य किया जाता है। हर एक सौदे के लिए, हर एक लेखे के लिए आपके पास वाउचर यानी प्रमाणक होगा, तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। लेखांकन में ये भी बात है। नेक्स्ट बात क्या कहता है? नेक्स्ट बात बोलता है कि पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, नाम से ही समझ लो। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा ये कहता है कि भैया लेखांकन में ना, ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा ये बोलता है कि लेखांकन में क्या है, लेखांकन में सारे के सारे चीजें लिखना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट की जानी चाहिए ताकि संस्था की वित्तीय स्थिति सही स्वरूप हो सके, सही स्वरूप प्रकट हो सके। इसमें सभी सूचनाएं प्रकट करना आवश्यक होता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। याद रखना कि ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा कहता है कि सब कुछ प्रकट करो, कुछ भी छुपाना नहीं है। लेखांकन विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय तब होगा जब आप सारी चीजों को लिखोगे। अगर कुछ चीजें छुपा दोगे तो लेखांकन विश्वसनीयता खो देता है। तो इसीलिए क्या है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा ये बोलता है कि लेखांकन में हर एक छोटी से छोटी बातें आप जरूर शो करो, कोई भी चीज में छुपाना नहीं, कोई भी चीज में इग्नोर नहीं मारना है, हर चीज लेखांकन के अंदर आनी चाहिए। और इसी अवधारणा के कारण एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं संभाव दायित्व या संभाव्य संपत्ति। यही अवधारणा, ठीक है, यही अवधारणा जो है ना संभाव्य दायित्व का लेखा करने के लिए बोलता है, या फिर संभाव्य संपत्ति भी अगर कोई बोलता है तो उसका लेखा करने के लिए बोलता है। अब ये संभाव्य दायित्व या संभाव्य संपत्ति क्या होता है? देखो, संभाव्य दायित्व या संभाव्य संपत्ति जो है ना, नाम से ही समझ लो, संभाव्य कॉन्टीजेंट यानी जिसके होने की संभावना है, उसको भी लिखा जाता है। लेकिन उसको कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट में तो जो रियल संपत्ति है, जो रियल दायित्व है, उसी को लिखा जाएगा। लेकिन ये जो संभाव्य संपत्ति और संभाव्य दायित्व है वो कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में लिख दिया जाता है कि इस व्यवसाय के पास ये संभाव्य संपत्ति है या इतने का संभाव्य दायित्व है, ये भी लिखा जाता है। यही है पूर्ण प्रकटीकरण का, भाई कुछ भी नहीं छुपाना है, सब कुछ आपके सामने। ठीक है ना बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा बोलता है क्या, वो है हमारा सारता की अवधारणा। अब देखो, सारता की अवधारणा अपने आप में थोड़ा सा उल्टा लगता है, पूर्ण प्रकटीकरण के उल्टा। पूर्ण प्रकटीकरण क्या कहता है कि हर एक एक चीजों को लिखो, कोई भी छुपाना नहीं है। और सारता की अवधारणा क्या कहता है कि जो महत्वपूर्ण चीज है उनको लिखो, जो महत्वहीन चीज है उसको आप इग्नोर कर दो, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आपका बहुत बड़ा लेखांकन ना हो जाए, बेकार लेखांकन ना हो जाए, व्यर्थ ना हो जाए, है ना बात। ये बोलता है। अब इससे नहीं लग रहा है दोनों सा अपोजिट, लेकिन अभी आप समझोगे तो अपोजिट नहीं है। इस अवधारणा के अनुसार सारहीन अथवा महत्वहीन मदों को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ही छोड़ दिया जाना है। वो क्या बोला था? सब कुछ लिखना है, पूर्ण प्रकटीकरण, कुछ नहीं छोड़ना है। ये बोला कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। या अन्य मदों के साथ सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल यही काम होता है, अन्य मदों के साथ सम्मिलित कर देना चाहिए। यानी छोटी छोटी चीजों को लिख करके आपको लेखांकन बड़ा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसे एक रूप करके, एक बड़ा रूप बना करके उसे लिख देना चाहिए। जैसे हम लोग व्यापार जब चलाते हैं ना, व्यापार में बहुत सी छोटी छोटी खर्चा होता है भाई। चाय पानी कराते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं, बिस्कुट नमकीन मंगाते हैं, ये भी सब चीज तो खर्चा है कि नहीं बात। ये भी रेगुलर खर्चा आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इसको लेखांकन में लिखोगे तो लेखांकन कितना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए लेखांकन के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको इकट्ठा रूप करके सन्ड्री एक्सपेंसेस कर दिया जाता है, विविध व्यय लिख दिया जाता है। विविध व्यय में इकट्ठा ये सारी बातें चलेगी, है ना बात। इसी तरह जो स्टेशनरी होता है उसमें भी छोटे छोटे चीजें, भाई एक पेंसिल खरीदा है, एक पेन खरीदा है, कागज खरीदा है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें खरीदा है। ये छोटी छोटी एक एक वस्तु है। अगर एक एक वस्तु का आप लेखा करोगे, लेखांकन कितना बड़ा हो जाएगा। सारे खर्चों को एक मिला करके स्टेशनरी बोल दिया, स्टेशनरी में लिख दो, बात बन गया, है ना बात। तो यही बोला जाता है सारता की अवधारणा की, सार बना दो। सार, सार का मतलब क्या होता है? सारांश, छोटा कर दो। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको तो लिखना ही है। पूर्ण प्रकटीकरण बोल रहा है कि सब चीज को लिखो। और जो महत्वहीन चीजें हैं, पूर्ण प्रकटीकरण को फॉलो करते हुए क्या करना है, महत्वहीन चीजों को महत्वपूर्ण चीज बना दो, छोटा छोटा चीज को मिला करके बड़ा कर दो, बड़ा करके महत्वपूर्ण बना दो, महत्वपूर्ण बना के उसको लिख दो। तो यही बोलता है। इसमें ऐसे मद जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के लिए असंगत हो, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होता। जो चीजें वित्तीय विवरण में असंगत हो, जिसकी आवश्यकता नहीं, भैया एक रबड़ मान लो खरीदा है, एक पेंसिल मान लो खरीदा है, एक पेन जो खरीदा है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी किसी को जरूरत पड़ने जा रही है कि क्या है? ओवरऑल स्टेशनरी कितना खर्चा हुआ इसकी जरूरत पड़ेगी, वो लिख दिया जाता है। आपने चाय में कितना खर्चा किया, पानी में कितना खर्चा किया, लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल आपने जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस में सारे के सारे जो भी विविध छोटे मोटे खर्चे वो सब इकट्ठा डाल दिए, हो गया काम, है ना बात। तो यही बोलता है आपका सारता की अवधारणा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सारा का सारा अवधारणा पढ़ लिया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर की समाप्ति, है ना बात। ये हो गया हमारा चैप्टर की पूरी समाप्ति।
तो भैया हम लोगों ने जो है ना लेखांकन के सिद्धांतिक आधार, ठीक है, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, ये चैप्टर हमने समाप्त कर लिया। लेकिन हम हर चैप्टर में आपको थोड़ा सा होमवर्क देते चलेंगे। पहला चैप्टर में भी दिया था, इस चैप्टर में भी होमवर्क है। होमवर्क क्या है भैया? होमवर्क पूरा करना जरूरी है ताकि जब एमसीक्यू वाला जब सेशन आए वहां पर आप एक्टिव रहो और सही से एमसीक्यू कर पाओ। होमवर्क ये है कि आप अपने किताब से, ठीक है, अपने किताब से ये तो पढ़ोगे पूरा, इसके नोट्स तो रखोगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट बातें हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने बुक से इस चैप्टर को रिवीजन कर लोगे, ठीक है, अपने बुक से रिवाइज करना है, ठीक है, अपने बुक से आप रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज ये हो जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज ये बात हो जाएगा कि जो बातें हमने छोड़ा है वो भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लोगे तो उसके बारे में भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यानी ओवरऑल पूरा चैप्टर मज जाएगा, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, दिमाग एकदम बैठ जाएगा, फिर एमसीक्यू में आप धुआंधार परफॉर्मेंस करोगे, रैंक 1 पे आओगे। ठीक है, तो चलो बस आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। और फिर से बता दे रहे हैं इसके नोट्स कहां मिलेंगे। नोट्स अगर चाहिए तो आप जाओगे पीडब्ल्यू के ऐप पर, pw.live वेबसाइट पर, पेस स्टेट बोर्ड 2026 का कॉमर्स वाला बैच में जाओगे, उसके अंदर एनरोल हो जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। वहां पर जाने के बाद ये वीडियो भी वहां आपको मिलेगी अपलोडेड, रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे, और उसके साथ ये नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो जाना, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करो, सारी बातों का फायदा उठाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।